Good morning, everyone. And today's topic, as she has already, mentioned, made my job easy. That this is a topic which all of us face in our lifetime. Either it is sometimes or it is chronic. All the time we have problem. And many times we take it for granted. Like अभी आजकल की जो लाइफ है, फास्ट फूड, स्विगी, जोमेटो, और टाइम नहीं है खाने को. जैसे अपने पुराने आयुर्वेद में कहते हैं कि आलती पालती मार के खाओ, शांत मन से खाओ, बैठ के खाओ, 20 मिनट खाओ, 20 मिनट तक खाना चलना चाहिए. तो वी आर ऑल इन अ हरी, और उस समय अपना अटेंशन कहीं और नहीं रहना चाहिए. बट अपन वी डू मल्टीटास्किंग. उस टाइम पे मोबाइल देख रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे. तो ये सब चीज़ें अपने डाइजेशन को, अपने गैस्ट्रिक जूस को, अपने इंटेस्टाइन की मोटिलिटी, इन सब को अफेक्ट करती है, और उससे फिर ये हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. तो फ्रेंड्स, बीइंग मेडिकल सेल चेयरमैन, वी हैव बीन कंडक्टिंग दिस काइंड ऑफ मेडिकल टॉक्स ऑलमोस्ट एवरी मंथ. और थैंक यू सो मच. और मुझे इस काम में हमारे प्रेसिडेंट का, हमारे ECGC मेंबर्स का पूरा सहयोग है. और आज इतनी तादाद में हमारे ECGC मेंबर, प्रमोटर मेंबर्स यहाँ आए हैं, और उनका जो मुझे सहयोग और एनकरेजमेंट है, उससे ही मुझे पता चलता है कि ये काम को कितना सराहा जाता है. और मेंबर्स का भी जो फीडबैक है वो भी बहुत अच्छा है. इससे हमारा जो मोटो है, योर हेल्थ इज़ आवर प्रायोरिटी, वो फुलफिल होता है. क्योंकि हम ये प्रोग्राम इसीलिए करते हैं कि आप लोग यहाँ से कुछ बातें सीखो, उसे जीवन में अपनाओ. और आपका अगर स्वास्थ्य ठीक रहता है, फिट रहता है, तो आप स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स भी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो. यू कैन लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. एंड इसमें मुझे सहयोग देते हैं मेरे मेडिकल कमिटी के मेंबर्स. यहाँ पर प्रदीप चेरिया जी हैं, हितेश मेहता जी हैं, और डॉक्टर तृप्ति हैं, राजीव भानेज हैं. ये सब मेरे साथ में इस काम में जुड़े हुए हैं. और हमारे जो स्टाफ है, नंदू जी, जिया, और बाकी सारे जो स्टाफ है गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के, वो हमेशा इस प्रोग्राम की, एक बार मैंने इनको रूपरेखा दे दी तो बाद में वो प्रोग्राम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं. और जैसा मैंने टॉपिक तो आपको बताया है, और इस टॉपिक को कवर करने के लिए आज हमारे साथ हैं, प्लीज वेलकम सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर शंकरन कृष्णन. सर आइए. एंड Dr. Shankaran is a very senior gastroenterologist. I have been friendly with him for last so many years, besides my professional relationship. And he did his MD, then DM, that is a post super specialty in gastroenterology from Mumbai University. Then he has been professor, lecturer, and then started his private practice. But he is a one person who is passionate about his, not only the medical field, but work and life balance. That is what we have to learn from this person. This title is fantastic. जब भी मुकेश अग्रवाल साहब ने मुझे ये पोस्टर भेजा था मेरे व्हाट्सएप में, तो आई वॉज सो हैप्पी. मैं बोला रे कितना अच्छा अपना टाइटल सोचा है करके. नॉर्मली मैं जब भी प्रोग्राम करता हूँ, मेरे जो म्यूजिकल शो मैं करता हूँ, once in 3 months आई डू म्यूजिकल शोज. आई डू इट इन द ऑडिटोरियम्स. बैंक्वेट हॉल में नहीं करता हूँ, क्योंकि बैंक्वेट हॉल में लोग यूजुअली खाने में बिजी रहते हैं. सो व्हेन आई डू ए प्रोग्राम, आई डू इट इन द ऑडिटोरियम, जहाँ पे लोग पूरे ध्यान से हमारे गाने को सुनते हैं, एंड दे आर इन्वॉल्व इन दैट. सो व्हेन आई सॉ दिस टाइटल, आई वाज रियली हैप्पी. इट्स अ वेरी वेरी कैची टाइटल. एंड जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ तो मैं खुद मेरे प्रोग्राम का टाइटल सोचता हूँ. तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को पूछूंगा कि मेरे प्रोग्राम में टाइटल क्या होना चाहिए. So anyway, jokes apart, thank you so much for calling me here, and I'm so happy to see. Normally when I go for any program, I'm always the first one to go. People usually come after that. But today, for a change, I told him that if you call me at 9, I'll be there at 8:55. So I will not come at 9, I will come at 9:30, because I thought people won't be here at 9 o'clock. So मैं 9:30 को आया. I was so happy to see all of you here. I mean, such a big crowd. I'm so really glad that all of you could come. And I'm sure I'm going to entertain you today to the maximum. मैंने खाली 5-6 गाने के बारे में सोचा हूँ, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ मैं 10 गाना गा लूँगा आपके लिए. When I see such a big interaction, I'm really happy. So thank you again for inviting me for this
Thanks to the GSC members, thanks to Dr. Mukesh Agarwal, thanks to all of you for being here, and I hope you enjoy my talk as well as the singing. So let's start. Singing बाद में पहले तो लेक्चर तो दे दो थोड़ा. What I have done is मैंने जो टॉपिक लिया है उसमें जो बीच बीच में जो सिम्टम्स में बोलूँगा, जिस चीज़ के बारे में बोलूँगा, उस चीज़ का जुड़ा हुआ मैं गाना आपको पेश करूँगा. थोड़े बहुत गाने आप भी उसके साथ गा सकते हो, एंड आई विल गिव यू क्लूज, तो आप गेस भी कर सकते हो कि मैं अगला गाना कौन सा गाने वाला हूँ. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. वो दिख नहीं रहा है मुझे, थोड़ा लाइट्स डिम कर सकते हैं? I hope the noise is not too loud. Is it okay? You want me to tone down the volume? Fine. So let's start with the very common topic which all of you may be facing. I am sure कि यहाँ पे almost 100 लोग होंगे तो सभी को कभी न कभी एसिडिटी हुआ होगा. तो we decided to talk on such a topic which is very common and it affects almost everybody in our life at some time or the other. तो इसलिए जब भी मुकेश अग्रवाल साहब ने मुझे फ़ोन किया तो मैं बोला कि मेरे पास जो टॉपिक है जो मैं कॉमनली बात करूंगा और कॉमन मैन के लिए काम आएगा वो है एसिडिटी. और एसिडिटी आपके भाषा में उसको एसिडिटी बोलते हैं, हमारे मेडिकल भाषा में उसका अलग अलग नाम होता है, जैसा कि GERD होता है. दूसरा होता है एसिडिटी में पेप्टिक अल्सर रिलेटेड सिम्टम्स. तो इस चीज़ के बारे में मैं बात करूंगा. एंड देन मुकेश अग्रवाल साहब बोले कि और एक टॉपिक आप ले सकते हो, लीवर का रिलेटेड प्रॉब्लम जो आजकल कॉमन है, दैट इज फैटी लीवर. सो ये 3 टॉपिक्स के बारे में मैं थोड़े बहुत आपको बताऊंगा और उसके साथ में थोड़े उसके जुड़े हुए गाने भी मैं आपके सामने आई विल प्रेजेंट यू सम ऑफ द सॉन्ग्स. सो आई होप यू लाइक इट. सो एसिडिटी, कॉमन प्रॉब्लम दैट वी सी इन डे टू डे प्रैक्टिस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज GERD, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. इसका क्या मतलब है कि स्टोमक में जो एसिड बनती है, व्हेन यू ईट योर फूड द स्टोमक प्रोड्यूसेस एसिड, और एसिड जो जरूरी होती है डाइजेशन के लिए. और कभी कभी जो एसिड बनती है किसी में ज़्यादा बनती है तो उसकी वजह से आप लोगों को सिम्टम होती है पेट में जलन, छाती में जलन. और किसी किसी में जो एसिड जो बनती है स्टोमक में वो फूड पाइप में ऊपर आती है वापस. पॉइंटर है क्या आपके पास? कैन यू गिव मी द पॉइंटर? जो एसिड कंटेंट जो स्टोमक से नीचे उतरनी चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसी किसी में वो ऊपर फूड पाइप की तरफ आती है. और जब ये फूड पाइप के अंदर एसिड आती है तो आप लोगों को जलन महसूस हो सकती है, छाती में जलन, पेट में जलन, गले में जलन, ऐसे बहुत से सिम्टम्स हो सकती है. विच वन? ओके, या. तो ये जो जलन जो छाती में बनती है, गले में बनती है, पेट में, छाती में, पेट में जलन होती है, उसका कारण है हाइपर एसिडिटी. यानी जो एसिड बनती है ज़्यादा तो जलन होती है, और एसिड, वही एसिड जो फूड पाइप में आती है तो सीने में जलन होती है. जो फूड पाइप की जो लाइनिंग होती है, द इसोफेजियल म्यूकोसा जो बोलते हैं मेडिकल भाषा में, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव लाइनिंग ऑफ द फूड पाइप. तो उसमें अगर थोड़ा भी आपने मिर्ची मसाला खा लिया तो जलन होती है, और वही कारण से एसिड भी जो ऊपर आती है, एसिड तो एसिड होती है तो इसलिए आपको सीने में जलन होती है. तो व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ एसिड रिफ्लक्स? कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? अच्छा, लेट्स जस्ट गो बैक टू वन स्लाइड बिफोर. जस्ट गो बैक वन स्लाइड बिफोर. हाँ, यहाँ पे एक चीज मैंने बताया है कि नॉर्मली जो खाना जाने के बाद आपकी जो फूड पाइप के नीचे एक वॉल्व होती है, इट्स कॉल्ड एज नो रिटर्न वॉल्व, या मेडिकल भाषा में उसको हम लोग लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं. नॉर्मली फूड नीचे जाने के बाद वो स्फिंक्टर जो है बंद होनी चाहिए ताकि एसिड स्टोमक से ऊपर नहीं आवे. किसी किसी में ये जो वॉल्व होती है, जो स्फिंक्टर होती है यहाँ का, यहाँ पे जो स्फिंक्टर, यहाँ पे एक वॉल्व होता है स्फिंक्टर, वो नॉर्मली बंद रहनी चाहिए. किसी किसी में ओपन रहने से एसिड स्टोमक से फूड पाइप में आती है, और इसी को बोलते हैं गैस्ट्रो यूसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर या एसिड रिफ्लक्स, शॉर्ट में बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स. एंड यूजुअली ये जो प्रॉब्लम होती है ये कुदरती तौर से होती है, जन्म से होती है. आप लोग पूछेंगे वाल्व खुला क्यों रहता है,
किसी किसी में जन्म से वॉल्व जो है खुला रहता है, इट्स ए कंजेनेटल कंडीशन, बट उसकी सिम्टम्स जो है 5 साल के बच्चे में भी हो सकती है, 10 साल के बच्चे में हो सकती है, 25 साल की उम्र में हो सकती है, 40 साल की उम्र में हो सकती है, कभी भी हो सकती है। उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि वॉल्व खुल रहा है तो आपको जन्म से ही प्रॉब्लम होनी चाहिए। नो, ये प्रॉब्लम आपको कभी भी हो सकती है, सिम्टम्स कभी भी चालू हो सकती है। सो हम लोग जब भी एंडोस्कोपी करते हैं तो काफी लोगों में हमने देखा है ये वॉल्व जो है ओपन रहने से एसिड रिफ्लक्स होती है। सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर द सिम्टम्स? एसिड रिफ्लक्स के जो सिम्टम्स जो कॉमन मैंने बताया, हार्ट बर्न यानी सीने में जलन होती है, या पेट में अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में जलन होती है। तो जब ये हार्ट बर्न या सीने में जलन की जो बात होती है तो आपको गाना कौन सा याद आता होगा, बता सकते हो? यस, बिल्कुल। अभी वही गाना मैं प्रस्तुत करने वाला हूं आपके लिए। तो पहले गाना बजाइए, सीने में जलन। तो आई एम गोइंग टू मिक्स माई टॉक विथ सच सॉन्ग, सो आई होप यू ऑल एंजॉय इट। मैं नॉर्मली लिरिक्स सामने रखता हूं क्योंकि कभी कभी लिरिक्स भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो आई कीप माई लिरिक्स इन फ्रंट एंड आई विल सिंग, बट मोस्टली लिरिक्स हम लोग बाहर करके गाते हैं, but we need a little backup in case you forget sometimes. वो नवंबर 17 का फोल्डर बना है ना आपने, उसमें तो म्यूजिक का वॉल्यूम क्या है, थोड़ा सा वॉल्यूम। जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। You want me to continue? है तो धड़कने का, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। पत्थर की तरह बेहिज़ो बेजान सा क्यों है, पत्थर की तरह बेहिज़ो बेजान सा क्यों है, सीने में जलन। और एक अंतरा गा लूंगा, 3 अंतरा है, मैं 2 अंतरे में खत्म करूंगा। तन्हाई की एक कौन सी मंजिल है रफीको, तन्हाई की एक कौन सी मंजिल है रफीको, ताहत नजर एक बयाबान सा क्यों है, ताहत नजर एक बयाबान सा क्यों है, सीने में जलन। और एक अंतर है लेकिन मैं बंद करूंगा। चलो लेट्स गो टू द ओके, नाउ वी फिनिश द सिम्टम्स। द अदर सिम्टम ऑफ रिफ्लक्स डिसीज इज हार्ट चेस्ट पेन। काफी लोगों में हमने देखा है चेस्ट पेन होती है,
either in the center or both sides, and many of them they go to the cardiologist, ECG करते हैं, stress test करते हैं, बाद में मालूम पड़ता है कि कुछ भी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तो then they come back to us and say कि हार्ट का तो प्रॉब्लम नहीं है, तो then I tell them yes, this is because of acid reflux. So chest pain you get because of acid reflux. Some people have difficulty in swallowing. When you have acid in the food pipe की जो लाइनिंग होती है उसमें जख्म हो जाती है, उसको अल्सर बोलते हैं हम लोग, esophageal ulcer. And when you have esophageal ulcer, you can have difficulty in swallowing as well as painful swallowing. So this is one more symptom of acid reflux. Next slide please. The other symptoms of reflux disease include water brush or regurgitation. जो स्टोमक में जो कंटेंट्स होती है, जो खाना पीना होता है, वो ऊपर तक आती है, एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं उसको. मुंह में से भी कभी कभी खाना पीना निकल जाता है. यू वांट टू से समथिंग? या आई डोंट नो वेदर वी कैन आस्क नाउ और या. सो वाटर ब्रश यानी मुंह में पानी छूटना, मुंह में से खाना पीना बाहर निकलना, इसको बोलते हैं रिगर्जिटेशन बोलते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ दैट valve which is open. So especially when you sleep at night, when you lie down flat, the stomach contents जो है मुंह में आती है, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि vomiting भी होती है. So vomiting is one more symptom of acid reflux. Excessive salivation. When you have acid in the food pipe or in the mouth, acid is sometimes comes up into your mouth and you secrete more saliva. Hypersalivation is a symptom of acid reflux. Actually this hypersalivation is a good thing. एसिड जो है एसिड होती है और सलेवा जो है अल्कलाइन होती है. जो सलेवा जो बनती है, जो गॉड गिवन गिफ्ट है अपने में, कि जब ये एसिडिटी ज़्यादा होती है, लॉट ऑफ पेशेंट टेल मी अरे मुंह में पानी बहुत छूटता है, टेल देम इट इज गुड. जो मुंह में सलेवा छूटती है, इट इज गुड बिकॉज सलेवा इज अल्कलाइन, इट विल न्यूट्रलाइज योर एसिड. सो डोंट कीप ऑन ट्राइंग टू स्पीट इट आउट. Even if you swallow, it's okay, your saliva. So it's good for your, God has given that nature to all of us, physiological, कि saliva जो बनती है एसिड को दबा देती है. Some people have foreign body sensation in the throat. You know, they get throat में ऐसा लगता है कुछ अटका हुआ है, हमेशा बोलते हैं कुछ फंसा हुआ है, कुछ अटका हुआ है, लगता है खाना इधर ही पड़ा है. These are all symptoms of acid reflux. Some people get oral ulcers. जो एसिड है वो मुंह में भी आती है, तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं ओरल अल्सर्स, जो काफी लोगों में हमने देखा है बिकॉज ऑफ एसिड रिफ्लक्स. लॉट ऑफ पीपल कम विद बेल्चिंग, डकार, वेरी कॉमन सिम्टम. वी सी सो मेनी पीपल गेटिंग डकार बिकॉज ऑफ एसिड रिफ्लक्स, बिकॉज वाल्व ओपन रहता है, एसिड ऊपर आती है, साथ में गैस भी ऊपर आती है, तो लॉट ऑफ पीपल गेट बेल्चिंग, डकार बोलते हैं जिसको. किसी किसी को हुचकी भी होती है, हिकअप्स बोलते हैं उसको, बिकॉज ऑफ एसिड इरिटेशन इन द food pipe and in the stomach. Some people get long 6 दिन 7 दिन हुचकी चलती है, then they come to us and we diagnose कि it is because of acid reflux. So हुचकी या hiccups is one more symptom. Some people get dental erosions, जो दांत भी सड़ जाती है because of acid which comes into your mouth. Change in voice may be reflux induced. Lot of people with acid reflux, जो acid ऊपर आती है वो food pipe से फिर wind pipe में जाती है और वोकल कॉर्ड्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है. सो वोकल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो सिंगिंग में प्रॉब्लम होती है. तो आई हैव सीन 2-3 सिंगर्स हु हैव कम टू मी फॉर दिस प्रॉब्लम बिकॉज दे आर प्रोफेशनल सिंगर्स, उनका रोज शो होता है एंड बिकॉज ऑफ एसिडिटी उनका आवाज प्रॉब्लम हो जाती है. सो आई हैव सीन एटलीस्ट 2-3 प्रोफेशनल सिंगर्स इन माय प्रोफेशन एंड दे ऑल कम विद चेंज इन वॉइस. सो व्हेन यू ट्रीट द एसिडिटी तो उनका वॉइस जो है नॉर्मल हो जाती है. सो दिस इज वन मोर सिम्टम. Lot of people get chronic cough. Very common symptom of acid reflux. जो acid ऊपर आती है, food pipe से wind pipe में जाती है, lungs में जाती है, तो it irritates your wind pipe and lot of people come with chronic cough. They go to the lung physician, जो CT scan होता है, सब normal आ जाती है, then they come to us कि खांसी हो रही है, खम नहीं हो रही है दवा से, तो what do we do? Then we diagnose as acid reflux, and acid reflux is known to give rise to chronic cough, especially when you lie down. Some people also get asthma because of acid reflux into the lungs. Next slide. As I said earlier, ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं हाइटस हर्निया. सॉरी, ये दिस इज द वॉल. यहाँ पे नॉर्मली वॉल्व ऐसे होना चाहिए,
there's a sphincter which is closed. जब ये खाना जाता है तो ओपन होती है और बाद में बंद हो जाती है. इन सम पीपल ये वाल्व ओपन रहती है, उसको मेडिकल भाषा में हाइटस हर्निया बोलते हैं. हाइटस हर्निया, ये वाल्व जो ओपन है उसका मेडिकल लैंग्वेज में उसका नाम है हाइटस हर्निया. बट हर्निया बोलेगा तो सबके मन में डाउट आता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ये जो हर्निया है इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट से काफ़ी लोगों में फ़र्क पड़ जाता है. वेरी रेयरली जिसमें ए प्रॉब्लम की वजह से खाना भी बाहर आता है, बहुत वॉमिटिंग हो रही है, हम लोग ने मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है, 4 वीक्स हो गया, 6 वीक्स हो गया, इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स, इफ दे कीप वॉमिटिंग, इफ दे कीप गेटिंग सिम्टम्स, देन वेरी रेयरली अबाउट आउट ऑफ 100 पीपल अबाउट 4 or 5 may require surgery to tighten this valve and prevent acid reflux. So that is not the first line of treatment. First line of treatment is always medical treatment. So we'll go to that in the next slides. Next slide please. Precipitating factors में होती है smoking. People who smoke, उनमें 2 प्रॉब्लम होती है. एक तो एसिड ज़्यादा बनती है और दूसरा एसिड जो बनती है वो ऊपर आती है, क्योंकि स्मोकिंग से वो वाल्व जो है और ओपन अप हो जाती है. तो वाल्व ओपन अप होएगी तो एसिड ऊपर आएगा. टोबैको च्यूइंग, टोबैको में भी निकोटिन होती है, निकोटिन से जो वाल्व है ओपन हो जाती है, निकोटिन से एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है. सो यू टेंड टू गेट रिफ्लक्स. ओवर ईटिंग, व्हेन यू ओवर ईट योर फूड, स्टोमक ब्लोट हो जाती है एंड खाना पीना नीचे जाने के बदले इजी पैसेज में ऊपर आ जाती है. जिनमें ये वाल्व की प्रॉब्लम हो तो ओवर ईटिंग से ये प्रॉब्लम हो सकती है. यहाँ पे मैं गाना सोच रहा था, लेकिन एज पर द रिक्वेस्ट आई एम नॉट सिंगिंग नाउ, आई विल सिंग इट लेटर. स्मोकिंग के हिसाब से गाना मेरे मन में है, शायद आपको भी मालूम होगा, तो मैं बाद में गाऊंगा. एक गाना है देवानंद साहब का. बिल्कुल, अरे आप लोग बहुत स्मार्ट लोग हो. जिंदगी हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला. वो देवानंद साहब ने जो बोला गलत है. आपकी फिक्र को धुएं में उड़ा नहीं सकते, क्योंकि धुआं से और स्मोकिंग से प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है. तो आपकी अगर स्मोकिंग करेंगे तो आपकी धुआं में उड़ा देंगे, लेकिन आपकी हेल्थ भी साथ में उड़ जाएगी. तो इसमें एक मैं गाना सोचा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. लेकिन रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं बाद में गा लूंगा अगर टाइम मिलेगी तो. अल्कोहल, इसके बारे में भी मैंने बहुत से गाने सोचा, लेकिन वो नहीं, बाद में गाऊंगा. अल्कोहल इज ए वेरी कॉमन कॉज ऑफ एसिड रिफ्लक्स. अल्कोहल से भी वही प्रॉब्लम होती है. एक तो एसिड जो बनती है पेट में ज़्यादा बनती है. अल्कोहल से ब्लोटिंग होती है, स्टमक की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन होती है. एसिड्स, अल्कोहल से जो वाल्व है स्फिंक्टर जो मैं बताया, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, वो ओपन अप हो जाती है. तो अल्कोहल से भी एसिड रिफ्लक्स होती है. सो अल्कोहल इज ऑल्सो ए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर GERD. चॉकलेट्स, यस, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होती है. चॉकलेट्स के वजह से जो वाल्व है ओपन अप हो जाती है, और वाल्व ओपन अप होने से रिफ्लक्स की संभावना ज़्यादा होती है. तो चॉकलेट्स आप खा सकते हो, लेकिन लिमिट में खाना है, ज़्यादा नहीं खाएंगे. ज़्यादा खाने से एसिड रिफ्लक्स होती है. यहाँ पे और एक चीज़ मेंशन करूंगा मैं, आइसक्रीम्स. आइसक्रीम्स अगर आप रात के टाइम पे, डिनर के टाइम पे आइसक्रीम आपने थोड़ा सा लिया तो ठीक है. अगर बाई चांस आपने ज़्यादा ले लिया तो एसिड रिफ्लक्स की संभावना आइसक्रीम के बाद ज़्यादा होती है. एक तो डिनर में, कुछ पार्टी में आप खाना भी खाएंगे, ओवर ईटिंग भी करेंगे, साथ में आइसक्रीम भी खाएंगे, मिठाई भी खाएंगे, तो ऑल दीज फैक्टर्स कैन लीड टू एसिड रिफ्लक्स. पेन किलर्स, वेरी कॉमन प्रॉब्लम. लॉट ऑफ पीपल टेक पेन किलर्स फॉर जॉइंट पेन्स. आई सीन स्पेशली ओल्ड पीपल, या दे गो टू डेंटिस्ट. डेंटिस्ट तो हमेशा रूट कैनाल के पहले पेन किलर तो देते हैं, कॉम्बिफ्लैम देते हैं, निमोलिड देते हैं, बहुत कुछ देते हैं. तो ऑल दिस पेन किलर्स टू बी टेकन ओनली इफ रिक्वायर्ड, बिकॉज पेन किलर से एसिड जो बनती है पेट में ज़्यादा बनती है, और एसिड ज़्यादा बनने से पेट में अल्सर भी होती है, फूड पे में भी अल्सर होती है. तो पेन किलर्स आप ले सकते हो अगर पेन ज़्यादा हो तो, बट कीप इट टू मिनिमम पॉसिबल लेवल. एंड वेन एवर यू टेक पेन किलर्स, हमेशा याद रखना साथ में एक एसिडिटी की दवा लेनी चाहिए, जैसे कि पेंटोप्रोजोल है, रबिप्रोजोल है, जो भी है. ऑलवेज टेक वन एंटासिड अलॉन्ग विद द पेन किलर. एंड पेन किलर यूजुअली एम्प्टी स्टमक में मत लीजिए. प्लीज टेक इट ओनली आफ्टर यू ईट समथिंग, बिकॉज व्हेन यू टेक इट इन एम्प्टी स्टमक, पेन किलर विल डायरेक्टली अटैक योर गैस्ट्रिक लाइनिंग और द फूड पाइप लाइनिंग. तो उसमें जख्म हो जाती है, अल्सर हो जाती है. उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. सो दिस जस्ट ए प्रिकॉशन. पेन किलर्स टू बी अवॉइडेड बिकॉज इट इज ए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर लिवर रिफ्लक्स डिजीज. सम ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव्स, काफ़ी लोग एक ज़माने में निफेडिपिन करके दवा आती थी,
डेपिन करके कैप्सूल आती थी, जो वेरापामिल, ये जो एंटी हाइपरटेंसिव, सम ऑफ देम दे आर स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, दे रिलैक्स द स्मूथ मसल. सो जो फुट पाइप की जो मसल है नीचे, जो वाल्व है, वो भी स्मूथ मसल है. तो व्हेन यू टेक एंटी हाइपरटेंसिव, ये मसल जो है, स्फिंक्टर जो है, ओपन अप होने से एसिड रिफ्लक्स कॉमनली हो सकता है. सो जस्ट डिस्कस विथ योर कार्डियोलॉजिस्ट और योर फिजिशियन. अगर आपको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है कि तो बीपी की दवा में कुछ वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, नहीं तो आप डिस्कस कर सकते हो. नॉट ऑल एंटी हाइपरटेंसिव्स, बट सम ऑफ देम डू कॉज रिफ्लक्स. यस, मेंटल स्ट्रेस वेरी कॉमन. इस शहर में हर शख्स परेशान क्यों है? मेंटल स्ट्रेस से परेशान है. पीपल आर रनिंग आफ्टर जॉब, पीपल आर रनिंग आफ्टर वर्क, and many people are running after money, which I am not. So when you run after money, when you run after practice, when you run after patience, when you run after work, when you run after business, stress तो होनी है, और stress होने से acidity होती है. तो very common problem. There's a direct relation between the mental stress and the gut. Gut बोलेगा तो जो अपने पेट की जो चीज़ों को gut बोलते हैं मेडिकल भाषा में. तो there's something called mind gut interaction. जितनी आपकी सोच ज्यादा हो उतनी एसिड ज्यादा बने, एसिड ज्यादा बनेगी तो रिफ्लक्स की संभावना ज्यादा होती है. सिमिलरली और एक बीमारी होती है जो हम लोग अगले मीटिंग में डिस्कस करेंगे. मेंटल स्ट्रेस से भी मोशन की प्रॉब्लम भी काफी लोगों में होती है. सम पीपल गेट फ्रीक्वेंट मोशंस बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. उसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो हम लोग 1-2 महीने के बाद जो लेक्चर के लिए मैं दोबारा मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊंगा और आपको उसके बारे में भी बताऊंगा. थैंक यू सो मच. वो तो ठीक है, चलेगा. नहीं बुलाएंगे तो भी चलेगा. या वन मोर थिंग, सोडा, एरेटेड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोक, स्प्राइट जो पीते हैं और सोडा पीते हैं लोग. व्हेन दे हैव बेल्चिंग, डकार आती है तो सोडा पीते हैं. उनको लगता है सोडा से डकार कम होता है. गलत बात. सोडा से डकार ज्यादा होती है. को सोडा में क्या होता है? गैस होता है, और गैस ऊपर आएगी तो और डकार आएगी और एसिड रिफ्लक्स होगा. सो प्लीज don't drink soda when you have acidity or when you have dakar. You go to a doctor or you take some medicine from your nearby doctor and they will treat you. Don't treat yourself. Next slide please. I will come to that. Yeah. When we come to the treatment, I will talk about that. Yeah. Okay, symptoms. I just mentioned all the symptoms. So how do you diagnose reflux disease? पेशेंट हमारे पास आता है तो मैं कैसे डायग्नोस कर दूंगा कि आपको क्या बीमारी है? वन इज बाय सिम्टम्स. यू टेल मी कि आपको सीने में जल रहा है, छाती में दुख रहा है, गले में जल रहा है, मुंह में जल रहा है, मुंह में छाले पड़ रहे हैं, खाना पीना ऊपर आता है, वॉमिटिंग होता है. सो देन वी थिंक यस दिस कुड बी reflux disease. So that is one thing. By symptoms you can diagnose in majority of the patients. We don't need to do endoscopy in every patient. I don't do endoscopy in every patient. I do only in selected patients, because with years of experience and the training that we have got in our medical college, we can diagnose your symptoms, your disease by the symptoms. So symptomatic evaluation बहुत ज़रूरी होता है. आजकल के ज़माने में यंग जो डॉक्टर्स होते हैं या अमेरिका में जाएंगे तो इनका टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वो सिम्टम पे ध्यान नहीं देते. The first thing they do is investigation. When you go to any hospital in America, they do investigation straight away. They don't ask you the history कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है. Whereas in India we focus on history taking and physical examination and then come to a diagnosis. So that is the advantage of being trained in India to evaluate the patient with symptoms and history taking. In some people we need to do endoscopy. Not in everybody, as I said earlier. Majority of the patients would become better when I talk to them, when I explain to them, when I reassure them and I treat them, they become better. Medical treatment helps in almost 90% of patients. In 10% of patients, समझो हमने 4 हफ्ते का दवा दे दिया, एसिडिटी का, रिफ्लक्स का दवा दिया, फिर भी पेशेंट को फर्क नहीं पड़ रहा है, जलन हो रही है, पेशेंट इज नॉट हैप्पी, पेशेंट इज एप्रीहेंसिव कि बाबा अंदर कोई बीमारी तो नहीं है ना. देन आई से ओके वी शुड डू एन एंडोस्कोपी एंड जस्ट इवेल्युएट के अंदर वही प्रॉब्लम है जो मैं सोच रहा हूँ रिफ्लक्स का या और कोई प्रॉब्लम है, दैट एंडोस्कोपी विल टेल मी. तो एंडोस्कोपी इज डन फॉर पेशेंट्स विथ से एल्डरली पेशेंट विथ रीसेंट सिम्टम्स, जिनको डिफिकल्टी होती है सॉलोइंग में. हमने देखा है जिनको एसिडिटी होती है
उनमें ओल्ड पीपल में स्पेशली दे हैव डिफिकल्टी इन सॉलोइंग. So when somebody has difficulty in swallowing, it could be due to a very serious problem, not in young people, in old people we think like that, कि कभी कभी एसिड रिफ्लक्स की वजह से इसोफेगस में अल्सर होती है और अल्सर के साथ कैंसर भी हो सकती है. इसोफेजियल अल्सर्स, इसोफेजाइटिस लॉन्ग स्टैंडिंग मेनी ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, जिनको एसिड रिफ्लक्स का बीमारी होती है, उनमें रेयरली इसोफेजियल कैंसर हो सकती है. तो इसोफेजियल कैंसर जब भी होती है तो खाना पीना जो है वो it don't pass down easily, it will get stuck in your food pipe. Then we think, boss, this could be something serious. Then we say, okay, आपका उम्र ज़्यादा है, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपका appetite जो है कम हो गई है, आपको खाना पीना अटक रहा है, तो that means there is a possibility कि food pipe में कोई problem हो, major issue हो, तो we should go for endoscopy. So one indication for endoscopy is elderly patient with recent symptoms such as difficulty in swallowing, weight loss, loss of appetite, persistent vomiting. Then you think of something serious. Then we need to go for endoscopy. Routine patients we can treat medically. They may not require endoscopy. Once upon a time we used to do barium swallow. जिनको endoscopy से डर लगता है, उनमें हम लोग barium swallow करते हैं. लेकिन barium swallow में क्या होता है, एक दवा देते हैं, barium की दवा आती है, वो आपको पीना पड़ता है. एंड पीते पीते वो जो एक्सरे के डॉक्टर होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, उन लोग आपका फुट पाइप का एक्सरे लेते हैं, उसको बोलते हैं बेरियम सोलो. आजकल बेरियम सोलो इतने हम लोग नहीं करते बिकॉज इट इज नॉट सो एक्यूरेट. एंडोस्कोपी इज मच मोर एक्यूरेट. हमें सामने दिखाई देती है हम लोग क्या देख रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसकी सीडी बनती है, पेनड्राइव में हम लोग रिकॉर्डिंग पेशेंट को दे सकते हैं, उसकी इमेजेस बनती है. सो एंडोस्कोपी इज फार सुपीरियर टू बेरियम सोलो. द ओनली रीजन फॉर बेरियम सोलो मे बी कि पेशेंट इज नॉट विलिंग फॉर एंडोस्कोपी, और पेशेंट को कोई मेडिकल कंडीशन हो, जिनका हार्ट वीक हो, जिनको पैरालिसिस हो गया होगा, जिनमें एंडोस्कोपी करने में दिक्कत होगी, ऐसे पेशेंट में वी रिकमेंड बेरियम सोलो. बट अदरवाइज एंडोस्कोपी इज ए प्रिफर्ड मोडालिटी. नहीं, एंडोस्कोपी देयर आर सम पेशेंट्स हु आर वेरी अप्रिहेंसिव, वेरी एंग्शियस, देन वी हैव टू गिव एनेस्थीसिया. बट एक्चुअली स्पीकिंग endoscopy done by an experienced gastroenterologist. Usually anesthesia is not required. What we do, हम लोग एक माइल्ड सेडेशन देते हैं, नींद की इंजेक्शन दे के हम लोग कर सकते हो. उसका असर सिर्फ 10 मिनट रहता है. तो 10 मिनट के बाद पेशेंट घर में रिक्शा या उनके गाड़ी में जा सकते हैं. वैरस एनेस्थीसिया हम लोग देंगे, पूरा बेहोश करेंगे, तो उसमें पेशेंट को 3 घंटे 4 घंटे हॉस्पिटल में रहनी पड़ती है. फिर एनेस्थीसिया की जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वॉमिटिंग होती है, ब्लड प्रेशर कभी डाउन हो सकता है, कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है. सो बेस्ट अवॉइड एनेस्थीसिया. पेशेंट को समझाइए अच्छी तरह एंड उनको मेंटली रिलैक्स करके आप करेंगे और इंजेक्शन नींद की देके करेंगे तो मेनी ऑफ द पेशेंट्स दे डू वेल. आई डू एंडोस्कोपी अंडर सेडेशन in 99% of patients. Very rarely 1% I have called the anesthetist. और उसके लिए anesthetist को बुलाना पड़ेगा. अगर एनेस्थीसिया देना होगा तो हम लोग नहीं देते, उसकी डॉक्टर अलग होते हैं. एनेस्थेसिस्ट को बुलाने पड़ते हैं, फिर उनका स्पेशल इक्विपमेंट ला के इंजेक्शन दे के करना पड़ता है. सो बेटर अवॉइड एनेस्थीसिया, डू अंडर सेडेशन, एंड मेनी ऑफ द पेशेंट्स आर वेरी कोऑपरेटिव. यंग पीपल आर वेरी वेरी अनकोऑपरेटिव. ओल्ड पीपल आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी. अरे अब तो आराम से हो जाएगा. 15 साल का 20 साल का बच्चा आएगा, बोलेगा उल्टी बहुत हो रहा है, एंडोस्कोपी करना है, तो आई एम लिटिल वरीड. Because he is going to create a big fuss. वो डालेगा तो उल्टी करेगा, भाग जाएगा, वो उठेगा. तो such patients we require anesthesia. So that is about endoscopy. Lastly, in research laboratories we do manometry to study the pressures in the esophagus. I will not discuss that. Let us just go to the next slide. Precautions. Avoid oily, spicy foods. You go to restaurant for dinner, वहाँ पे पंजाबी फूड खाएंगे तो उसमें ऑयल भी होएगा, स्पाइसी भी होएगा. नेक्स्ट मॉर्निंग को पेशेंट मेरे पास आता है, कल रात को खाना खाया तो जलन हो रही है, क्या करे? सो दिस इज ए कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर. ऑयली फूड, स्पाइसी फूड एंड ओवर ईटिंग, आई सेड अर्लियर. अवॉइड स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल. टेक स्मॉल मील्स एट ए टाइम. डोंट ओवर ईट. एवरी 2 आवर्स, एवरी 3 आवर्स थोड़े थोड़े खाने चाहिए. डोंट ओवर ईट एट वन टाइम. खाना, डोंट ईट योर फूड, लेट्स फूड नहीं खाना है, खाना उतना ही खाना है लेकिन उसको बांट के खाना है. दैट इज द पॉलिसी. बिकॉज इन टेक स्मॉल मील्स, जो खाना है ना नीचे उतर जाएगा. वेयर एज इफ यू ईट ओवर ईट, वो ऊपर आएगा इजिली.
नीचे नहीं जाएगा. डू नॉट लाई डाउन इमीडिएटली आफ्टर मील्स. आई थिंक दैट्स व्हाट यू आस्क्ड. ये बहुत जरूरी होता है. नॉर्मली डिनर लोग इन बॉम्बे पीपल आर सो बिजी, रात को 11 बजे बिजनेस करके आते हैं. डॉक्टर लोग 11 बजे 12 बजे आते हैं पेशेंट देख के, फिर 12 बजे खाना खाते हैं, 12:30 बजे सो जाते हैं. रॉन्ग, दैट इज नॉट राइट. मिनिमम गैप शुड बी 90 मिनट्स बिफोर योर डिनर एंड योर बेड टाइम, बिकॉज यू हैव टू गिव टाइम फॉर द फूड टू गो डाउन. आप खाना खाएंगे और तुरंत सो जाएंगे तो फूड नीचे जाने के बदले ऊपर आ जाएगा. वाई? बिकॉज when you lie down, gravity is eliminated. When you are sitting, against gravity ऊपर नहीं आएगा खाना. Whereas when you lie down, gravity eliminate हो जाता है तो स्टमक की कंटेंट सीधे फूड पाइप में आ जाएगी. So do not lie down immediately after your dinner. I have seen patients दोपहर को भी सोते हैं लंच के बाद. बोलते हैं लंच के बाद तुरंत सो जाते हैं तो उसमें मेरे को एसिडिटी ज़्यादा होता है. तो टेल दम दोपहर को आप सोएंगे तो थोड़ा गैप के बाद सो जाइए. डोंट स्लीप इमीडिएटली. एंड वन अदर थिंग इज व्हेन यू स्लीप, ये करना चाहिए हेड एंड बेड एलिवेशन. जिनको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स की, एसिडिटी की, अगर आप ये करेंगे हेड एंड जो एलिवेशन करेंगे, सर का बाजू थोड़ा ऊपर रखेंगे तो आपकी फूड पाइप से जो स्टमक से खाना ऊपर आना की संभावना कम होती है. तो व्हेन यू लाई डाउन विद अ स्लोपिंग पोजीशन सो दैट द एसिड कैन नॉट कम अप इनटू योर फूड पाइप. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेड एंड बेड एलिवेशन. तकिया दो ही रखना, लेकिन उसको थोड़े स्लोपिंग पोजीशन में आप रख के सोएंगे. समझो दीवार पे ठेक के सोएंगे या आपके बेड के ठेक के सोएंगे तो आपका बॉडी थोड़ा ऊपर होगा और पैर नीचे होगा तो एसिड ऊपर नहीं आएगी. सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद रिफ्लक्स. हाँ, ये जरूरी है. अवॉइड abdominal exercises. When I tell patient to lose weight, they go to the gym and वो जिम इंस्ट्रक्टर बोलते हैं बेंड करो, ऊपर करो, पैर ऊपर करो, सर ऊपर करो, तो ऑल द प्रेशर कम्स ऑन योर टमी. When you do that, when you put pressure in your tummy, स्टमक दबती है तो एसिड स्टमक से जो है ऊपर आती है फूड पाइप में. So when you go to gym, you can do cycling, you can do walking, you can do treadmill, you can do light weights for your hand, but don't do heavy weight lifting. नीचे झुक के वेट उठाना, फ्लैट सो के पैर ऊपर करना, फ्लैट सो के सर ऊपर करना, ये नहीं करना है. The moment you do that, your tummy gets compressed and acid जो है easily ऊपर आएगी तो आपकी symptom can worsen. So avoid abdominal exercises. हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि you have to follow those instructions. योगा टीचर को बोलना है कि मेरे पेट दबने वाली मुझे एक्सरसाइज मत सिखाइए, बाकी हाथ पैर से जो करनी है कर सकते हो. Yes, losing weight is an important part of treatment or precaution. People who are obese, जिनका वजन ज़्यादा होता है, उनमें ये वॉल जो है ना, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और ओपन हो जाती है. तो वी आर सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स ओबेसिटी में उनका वॉल ओपन रहने से एसिड होता है. वी टेल देम टू लूज वेट एंड व्हेन दे लूज वेट ये वॉल बंद हो जाती है तो रिफ्लक्स की सिम्टम्स कम हो जाती है. सो लूजिंग वेट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. अवॉइड टाइट फिटिंग गारमेंट्स. सेम थिंग लाइक एक्सरसाइजेस. अगर आप टाइट कपड़ा पहनेंगे, बेल्ट टाइट पहनेंगे तो आपकी स्टमक दबेगी तो एसिड ऊपर आएगा. सो इफ यू फॉलो दिस प्रिकॉशंस, मेनी ऑफ द पीपल हैव ए गुड सिम्टोमेटिक रिलीफ इवन विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट. So this is an important part of treatment and precaution. And avoid mental stress, जो मैंने यहाँ mention नहीं किया है. Avoiding mental stress also is important because mental stress, as I said earlier, is a very common factor for acid production. I will give example of my wife only. She is a medical doctor. She is a intensive care specialist. For some time she was. Now she is practicing as a rheumatologist. She used to admit patients in ICU. Every night she used to go to ICU to see patients at night, 2 o'clock, 3 o'clock. Whenever she used to get a call, she used to go and see. For 9-10 years she used to do that, and for 9-10 years every day she was having acidity. Every day she used to take medicine for acidity because of the stress of seeing patients in the middle of the night, ICU patients, intensive care. So a lot of stress to the doctor. I told her, enough is enough. Now you stop treating patients in ICU, stop ICU admissions. Let any other doctor take care. And believe me, after stopping the ICU admissions and ICU visits, her acidity totally disappeared. Not one day she had to take medicine for acidity. So the point is mental stress, very common symptom, a cause for acidity.
So take care of stress, acidity will become better. Next slide. I think I should go fast now. Lifestyle modification, as I said earlier, avoiding stress, avoiding alcohol, avoiding smoking, so many things. Antacids, जो आप लोग पीते हैं, इनो पीते हो, जेलुसिल पीते हो, ये सब टेम्पररी रिलीफ होती है. 5 मिनट के लिए आपको राहत हो जाएगी. पेशेंट्स कीप ऑन टेकिंग इनो, रोज इनो पीते हैं और बाद में दे डोंट गेट रिलीफ, बोलते बार बार तकलीफ होती है, देन दे कम टू अस. इनो, जेलुसिल, अल्जल, रिफ्लक्स, दीस आर गुड एंटासिड्स ओनली फॉर 5 मिनट्स रिलीफ. लेकिन अगर आपको पूरी तरह से एसिड रिफ्लक्स का इलाज करना होगा तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी. एंड दवाई का दो क्लास होती है. एक है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स सच एज रैनिटिडीन एंड फैमोटिडीन. आपने सुना होगा रैनटैक, जो आप लोग काफी लोग लेते होंगे. एक जमाने में जाइनटैक करके आती थी, उसमें सिमेटिडीन होती थी, रैनटैक में रैनिटिडीन होती है. रैनिटिडीन, फैमोटिडीन, आजकल हम लोग फैमोटिडीन यूज करते हैं. ये जो दवाई है एक प्रकार की एसिड सप्रेशन करती है. जो एसिड बनती है स्टोमक में उसको दबा देती है. तो एसिड कम बनती है तो आपकी हार्ट बर्न कम होएगी, यू फील बेटर. उसके बाद जो आया नया दवा जो है प्रोटॉन पंप इनिबिटर बोलते हैं, जो स्टोमक के अंदर प्रोटॉन पंप्स होती है, जो पंप्स जो है एसिड बनाती है. और ये जो इनिबिटर है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर सच एज एसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रबिप्राजोल, आप लोगों को ये सब नाम मालूम होगा, आप लोग बहुत लोग ये दवा लेते भी होंगे. तो ये जो दवाई है ये पंप को इनिबिट करती है. जो पंप एसिड बनाती है उसको दबा देती है. तो उसके वजह से एसिड जो बनती है पेट में कम बनती है, और एसिड कम बनेगी तो आपकी सिम्टम और जलन कम होती है. नहीं, आई एम कमिंग टू दैट. मिनिमम रिकमेंडेड ट्रीटमेंट. लोग क्या करते हैं, मेरे पास मैंने बहुत से पेशेंट देखा है, दे गो टू देयर नियर बाय डॉक्टर्स. उनको एसिड होती है तो डॉक्टर लोग दवा तो देते हैं, 4 दिन 5 दिन की देते. फिर पेशेंट वन दे फील बेटर, 4 दिन के बाद अच्छा हो गया तो देन दे डोंट गो बैक टू द डॉक्टर. फिर दवा छोड़ देते हो. वापस 1 महीने में 2 महीने में जब भी जलन होती है तो दे रिमेंबर, अरे डॉक्टर के पास जाना है. दे अगेन कम बैक, अगेन टेक 4-5 days ट्रीटमेंट. नो, दैट इज नॉट राइट. What is right is you need to take long term treatment. Minimum recommended treatment is 8 weeks to 12 weeks. क्यों? क्योंकि एसिड जो फूड पाइप में जाती है तो फूड पाइप में जख्म हो जाती है. जैसे आपके चमड़े में समझो जख्म हो गया, आपके स्किन में जलन होगी तो अगर आपको जख्म हो जाता है, अल्सर हो जाता है, तो उसको आप मरहम पट्टी लगाते हो, उसमें आप नियोस्पोरिन डालते हो, उसमें पाउडर डालते हो, उसको पट्टी करते हो, 4 दिन 5 दिन 10 दिन करते हो, उसके बाद हीलिंग होती है. बराबर. सिमिलरली जो फूड पाइप के अंदर जो एसिड से वजह से जो अल्सर होती है, वो अल्सर में सूखने में 6 हफ्ता 8 हफ्ता लगता है. उसके लिए आप मरहम पट्टी अंदर से नहीं कर सकते, उसके लिए दवा देनी पड़ती है. ये दवा से एसिड जो है दब जाती है. एसिड दब जाती है तो अल्सर सूखता है. इसके लिए मिनिमम ट्रीटमेंट रिकमेंडेड इज नॉट 5 days और 10 days. इट इज रिकमेंडेड ट्रीटमेंट इज 6 to 8 weeks to even 12 weeks. 12 weeks के बाद एंडोस्कोपी आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो अल्सर था पहले वो पूरा सूख गया है. बट वी डोंट डू एंडोस्कोपी इन एवरी पेशेंट की, पहले भी करे बाद में भी करे. नो, फॉर इसोफेजियल अल्सर और इसोफेजाइटिस और इसोफेजियल एसिडिटी मेडिकल ट्रीटमेंट से पेशेंट अच्छे होंगे तो हम लोग बोलते हैं ओके, अभी 12 हफ्ता हो गया, आपकी दवा अभी पूरी कोर्स हो गई, अभी आप धीरे धीरे दवा बंद कर सकते हो. और दवा भी हम लोग ऐसा नहीं कि आज दवा आपका पूरा डोज चालू है अगले दिन बंद नहीं करते. वी टेपर द मेडिसिन एंड स्टॉप इट ग्रेजुअली. फॉर एग्जाम्पल आप समझो पेंटोप्राजोल आप 40 mg 2 बार ले रहे हो, तो आफ्टर 15 days 1 month आपको लगता है ठीक है तबीयत, तो हम लोग क्या करते हैं 40 mg 2 बार देने के बदले 1 बार देते हैं. फिर थोड़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, 15 दिन 20 दिन के बाद हम लोग क्या करते हैं उसको 20 mg करते हैं. उसके बाद क्या करते हैं अल्टरनेट डे करते हैं, उसके बाद बंद करते हैं. सो द आइडिया इज टू स्लोली टेपर एंड स्टॉप. नॉट कि एक दिन लिया अगले दिन छोड़ दिया. नो, फिर क्या होता है रीबाउंड सिक्रेशन होती है. आपने 8 हफ्ता दवा लिया और अगले दिन आपने दवा बंद किया तो अचानक क्या होगा, एसिड जो दब गई अचानक ऊपर आ जाएगी. सो रीबाउंड एसिड सिक्रेशन इज नोन टू हैपन व्हेन यू स्टॉप इट एब्रप्टली. सो ऑलवेज रिमेंबर टू गो बैक टू योर डॉक्टर, ही विल गाइड यू हाउ टू taper and stop. Now one more thing I would like to add here is कभी कभी क्या होती है किसी में after 12 weeks of treatment when they are okay we stop the treatment and majority would not come back to me with recurrence of symptoms. 90% या 80% don't come back to me, but
10 to 20% have recurrence of symptoms after stopping treatment. क्यों? क्योंकि जब तक दवा देते हैं तब तक वो वॉल्व बंद रहती है, एसिड ऊपर आना बंद हो जाता है, तो पेशेंट इज फाइन. जब भी हम लोग दवा बंद करते हैं तो कभी कभी 15 दिन, 20 दिन, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कभी कभी पेशेंट वापस आते हैं कि साहब जो पहले प्रॉब्लम थी वापस हो गई. दैट इज नोन टू हैपन. इट इज ए क्रॉनिक रिलैप्सिंग कंडीशन. एसिड रिफ्लक्स बाय डेफिनेशन हमारे किताबों में पहला लाइन वही दिया है, GERD इज ए क्रॉनिक रिलैप्सिंग कंडीशन. क्रॉनिक बोलेगा तो दोबारा हो सकता है, रिलैप्स बोलेगा तो फिर से रिकरेंस हो सकती है. सो बाय डेफिनेशन GERD इज ए क्रॉनिक रिलैप्सिंग कंडीशन. बट सब में नहीं होती है रिलैप्स, किसी किसी में होती है. जिनमें वॉल प्रॉब्लम है, हाइटस हर्निया है, वॉल ज्यादा खुला है, तो उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है. तो नथिंग टू वरी, थोड़ी बहुत दवा हम लोग वापस चालू करेंगे एंड वी कीप दम ऑन ए स्मॉल डोज ऑफ मेडिसिन सो दैट उनकी सिम्टम जो है कंट्रोल में रहे हुए. So that is called as maintenance treatment. Some people require maintenance treatment. Not every day. रोज नहीं लेना है. रोज लेना होगा तो डॉक्टर की निगरानी में लेनी है. If you take on your own for 10 years, I've seen patients 10 साल दवा लेते हैं, पेंटोप्राजोल, रबिप्राजोल, 10 साल में उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है. So don't take any medicine without doctor's supervision. And किसी किसी में इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग. जैसा अभी आपको दवा दिया 4 हफ्ता, 6 हफ्ता, 8 हफ्ता, आप ठीक हो गए तो दवा बंद कर देंगे. फिर 2-3 महीने में समझो आपको वापस बीमारी हुई तो उस टाइम पे वापस आप दवा 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन लेके आप ठीक हो सकते हैं. दैट्स कॉल्ड इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट. सो देयर आर 3 phases ऑफ ट्रीटमेंट. वन इज प्रॉपर ट्रीटमेंट, इन सम पीपल रिक्वायर्ड मेंटेनेंस ट्रीटमेंट एंड इन सम पीपल इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट ऑन डिमांड. जब भी तकलीफ हो तभी दवा लो, तकलीफ नहीं है तो दवा मत लो, ऐसे भी पेशेंट होती है. नेक्स्ट स्लाइड. सो टू कंक्लूड, ये जो रिफ्लक्स के बारे में जो कंक्लूजन में करना चाहूंगा, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम. इट कैन बी प्रिवेंटेड विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड ट्रीटेड इफेक्टिवली विथ गुड न्यूअर मेडिसिन्स, बट इन सम पेशेंट्स सिम्टम रिकर आफ्टर स्टॉपिंग ट्रीटमेंट, सो मे रिक्वायर रीट्रीटमेंट. तो जो मैंने अभी आपको लेक्चर दिया उसका एक कंक्लूजन में ये हमें, एक्सरसाइज रेगुलरली, eat healthy food, lead a healthy lifestyle, reduce stress and plenty of water. Next slide. अभी इनका फरमाइश है कि बाद में करना. हाँ, कभी तक आपका टाइम है? टाइम कभी तक है आपका लिमिट? I don't know what's the opinion of the house. Continue lecture. Okay. Peptic ulcer. Next we go to one more related topic related to acidity, peptic ulcer disease. Not so common nowadays because there are very good medicines available to treat acidity. Once upon a time when I was in medical college in Nair Hospital in 1990s, in 1980s, we used to have a lot of patients with ulcer, peptic ulcer. Peptic ulcer उस टाइम पे लोगों को लगता था अरे बाप रे अल्सर हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा. आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है. Even if you have an ulcer, we can treat it medically without any problem. Surgery is not required in all patients with peptic ulcer. So what is peptic ulcer? Peptic ulcer is a wound in the inner lining of stomach. जैसा मैंने बताया एसिड रिफ्लक्स में फूड पाइप में वुंड होती है, वैसे पेप्टिक अल्सर में स्टोमक की लाइनिंग में वुंड होती है. दिस इज द स्टोमक. उसके ऊपर होती है फूड पाइप, इसोफेगस बोलते हैं. ये स्टोमक है, इसके आगे होती है डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन की बिगिनिंग. तो अगर स्टोमक में अल्सर होती है, जख्म होता है, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर. और अगर इंटेस्टाइन डिओडेनम में अल्सर होती है तो उसको बोलते हैं डिओडेनल अल्सर. ठीक है. सो दिस इज द वे वी डिफरेंशिएट. एंड हाउ डू यू डायग्नोज दिस? यू डायग्नोज दिस बाय डूइंग एन एंडोस्कोपी. नॉर्मली स्टोमक की लाइनिंग में जख्म नहीं होती है, लेकिन जिनमें एसिड ज्यादा बनती है तो उनमें अल्सर होने की संभावना है. तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. As I said earlier, hyperacidity is a common factor for causing gastric ulcer or duodenal ulcer. One other thing which we are seeing nowadays, 1980s, 90s में एक चीज डायग्नोस हुई थी. एक बैक्टीरिया होता है स्टोमक में. It looks like this. It's a microscopic organism. You can't see in your stomach. एंडोस्कोपी में नहीं दिखता है. हम लोग टिश्यू बायोप्सी लेते हैं तो भी ये बैक्टीरिया दिख सकता है. ये बैक्टीरिया जो है, it is responsible for peptic ulcers in almost 50% of patients. Out of 100 patients, when we do biopsy, you will find H. pylori in 50% of patients.
सो इन 50% में अल्सर जो होती है उसकी कारण हो सकती है एच पाइलोरी। ये बैक्टीरिया होता है जो स्टोमक की इनर लाइनिंग में रहता है, और बैक्टीरिया की वजह से एसिड ज्यादा बनती है, और एसिड ज्यादा बनेगी तो क्या होगा? अल्सर इन सम पीपल, नॉट इन एवरीबॉडी। सो दैट इज वन कॉज। अदर कॉज फॉर अल्सर इज पेन किलर। पेन किलर आप लेते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, कॉम्बीफ्लैम, निमोलिड या जो भी है, पेन किलर से स्टोमक में एसिड ज्यादा बनती है, और एसिड ज्यादा बनेगी तो स्टोमक की लाइनिंग में या स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में अल्सर हो सकता है। दैट्स कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। स्ट्रेस, अगेन हाइपर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी से अल्सर। सो स्ट्रेस, वन मोर कॉज। नेक्स्ट, अगेन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्पाइसी ऑयली फूड्स, पेन किलर्स, स्टारवेशन, या ये बहुत जरूरी चीज है बोलना। लॉट ऑफ पेशेंट्स, हाँ, जो अभी भी गणपति में भी किसी का त्योहार आता है, किसी का दशहरा में त्योहार आता है, 10-10 दिन तक भूखा पेट रहते हो, हाँ, पानी भी नहीं पीते हो, चाय भी नहीं, खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं, दे रिमेन एम्प्टी स्टमक। इट्स सम रिलीजियस रिचुअल्स पीपल फॉलो, एंड मेनी ऑफ देम एंड अप विथ हाइपर एसिडिटी and ulcer. Not only that, I have seen patients, young boy, I remember still in my practice, 10 days he had starved for this so-called Ganpati or something. Jain, he's a Jain, young boy. He was 15-year-old. 10 days he was starving. He came to me for some acid symptoms, and I just did his blood investigation. And because he was starving, पानी भी नहीं पी रहा था 10 दिन तक, तो उनका जो किडनी की फंक्शन टेस्ट थी वो बढ़ गई थी। He had gone into renal failure because of not taking adequate fluids, and he required hemodialysis. And because I diagnosed him and he went for treatment, he survived. Otherwise, that boy would have been lost. So the parents are so happy; they still come to me for every small problem of their son. They don't go anywhere else. They come to me because I was the one who diagnosed that he had. Other than GA problem, he had kidney problem, which I had diagnosed by seeing a blood test. Yes, so please be careful. आप starving करते हो अच्छी बात है, लेकिन 10-10 दिन तक starving करना, पानी नहीं पीना, it will not only affect your tummy, it can lead to kidney failure also, which is quite detrimental. Peptic ulcer तो हम लोग दवा से इलाज कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम हो गई, फेल हो गया, डायलिसिस करो, ये करो, तो मल्टीपल प्रॉब्लम. So be careful. So starvation is one more cause of hyperacidity which can lead to peptic ulcer. Overeating भी अवॉइड करना, ओवरईटिंग से एसिड ज्यादा बनेगी तो अल्सर हो सकता है. सो बोथ आर बैड. स्टारवेशन भी खराब है, ओवरईटिंग भी खराब है. सो हैव ए हेल्दी लाइफस्टाइल, ईट मॉडरेट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सिम्टम्स, एपिगैस्ट्रिक और एब्डोमिनल पेन. जिनको अल्सर होती है, यहाँ पे स्टोमक में पेन होती है, उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर सिम्टम बोलते हैं. एपिगैस्ट्रिक पेन होता है. किसी को पेट में जलन भी होती है व्हेन यू हैव अल्सर. किसी किसी को वॉमिटिंग होती है व्हेन यू हैव एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, स्टोमक में अल्सर होती है. तो सम पीपल आल्सो हैव वॉमिटिंग व्हिच कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस. सम पीपल गेट ब्लोटिंग, पेट फूल जाता है, थोड़ा भी खाएगा तो पेट फूल गया. दैट्स अ वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर. सम पीपल हैव लॉस ऑफ एपेटाइट इन गैस्ट्रिक अल्सर्स, वेयरएज ड्यूरोडेनल अल्सर में भूख ज्यादा लगती है. एक ही होता है, अगर आपके स्टमक में अल्सर हो और आपने खाना खाया तो जो खाना जो है वो अल्सर को छेड़ती है, तो आपको स्टमक में तुरंत पेन होता है. वेरस डिओडेनम में जब भी अल्सर होता है तो वहां पे एसिड जब भी छेड़ती है तो उधर दर्द होता है. तो अभी आप खाना खाते हो तो एसिड जोड़े बनना कम होती है, तो इनर लाइनिंग में सुकून मिलती है, तो इनमें भूख ज्यादा लगती है. दे फील लाइक ईटिंग मोर एंड मोर. ब्लोटिंग, एज आई सेड अर्लियर, इज ए कॉमन प्रॉब्लम. नेक्स्ट स्लाइड. डायग्नोसिस कैन बी मेड में हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, टॉकिंग टू द पेशेंट. जलन होती है, पेट दुखता है, जो भी बोलेंगे हम लोग सुन के, वी कैन डायग्नोस इट बाय फिजिकल एग्जामिनेशन. बेरियम स्टडी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. नाउअडेज वी डू एंडोस्कोपी. अगर दवा से फर्क नहीं पड़ा, 4 हफ्ते का कोर्स किया आपने, 6 हफ्ते का कोर्स किया, पेट में जलन कम नहीं हो रही है, पेट में दर्द कम नहीं हो रही है, देन वी मे हैव टू गो फॉर एंडोस्कोपी. एंडोस्कोपी में एक ट्यूब होती है, रबर की नली होती है. इट्स अबाउट 1 मीटर लॉन्ग. Just 2 lines about endoscopy will tell you, so that fear factor is not there in your mind. It's a long tube. It's about 1 meter long. जो स्टेथोस्कोप की डायमीटर होती है, स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, उनकी जो डायमीटर होती है उतनी ही ट्यूब की डायमीटर होती है. एंड इट्स अ वेरी सॉफ्ट ट्यूब. और वो एंडोस्कोप की जो एंड में कैमरा होता है जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है, तो
तो हम लोग जो अंदर डाल के देखते हैं, मुंह से डाल के पेट के अंदर देखते हैं, तो पूरा हमें कंप्यूटर में दिखाई देता है. सो एंडोस्कोपी इज ए सिंपल प्रोसीजर. When it is done by experienced gastroenterologist, it takes not more than 5 minutes when you do from the mouth, whereas inexperienced gastroenterologist may take even half an hour to do endoscopy. So that's how training matters. When you do anything in life, training is important. जो ट्रेनिंग अच्छी होती है, आपके बेसिक फंडामेंटल्स अच्छी होती है, तो आगे चल के आपको काम आएगी. So please focus on whatever you are learning in life. You focus on the training and it will make you a better person in life. So, next slide, please. Some of the complications of gastric ulcer, peptic ulcer is ये जो स्टोमक और जो डियोडेनम की बीच की जो लाइनिंग होती है, अगर यहाँ पे अल्सर होगा तो जब ये अल्सर सूखेगा तो क्या होएगा, रास्ता सूखड़ जाएगी. जैसे चमड़े पे जलन होती है, चमड़ा जल गया समझो, और चमड़ा जब भी हील होती है तो उसमें चमड़ा जो है सूखड़ जाती है. सिमिलरली यहाँ पे जब ये अल्सर होता है, जख्म होता है, तो ये रास्ता जो है सूखड़ जाती है, तो रास्ता बंद हो जाती है. उसको बोलते हैं हमारे भाषा में गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन. अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, खाना पीना नीचे नहीं जाएगा, सीधा बाहर आएगा. सो ये नैरोइंग ऑफ गैस्ट्रिक आउटलेट कॉजिंग परसिस्टेंट वॉमिटिंग. सो व्हेन समबडी हैज परसिस्टेंट वॉमिटिंग एंड पेन, वी थिंक कि शायद यहाँ पे रास्ते में रुकावट हो, तो एंडोस्कोपी ऐसे पेशेंट में करनी पड़ती है टू डायग्नोज द प्रॉब्लम. सम पीपल, जब ये अल्सर होती है, जख्म होता है, जैसे चमड़े पे जख्म हो गया तो ब्लीडिंग होती है. सिमिलरली जब स्टोमक में अल्सर होती है, लाइनिंग होती है, तो वहाँ पे जो आजू बाजू में नसें होती है, वो नस को भी वो अल्सर इरोड करती है और नस में से ब्लीडिंग होती है. सो वी आर सीन पेशेंट्स वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, मोशन में ब्लड जाना. दिस कुड बी ए सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर. पासिंग ब्लड इन स्टूल्स, ब्लैक स्टूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉट ऑफ पीपल गेट ब्लैक स्टूल्स, दे डोंट रियलाइज व्हाट इट इज. नॉट ब्राउन, ब्लैक. जैसे आप रोड में डांबर डालते हैं, डांबर का जो ब्लैक कलर होता है ना, टारी ब्लैक स्टूल बोलते हैं उसको. टारी ब्लैक, टार, जो रोड में डांबर डालते हैं उसको टार बोलते हैं. और अगर स्टूल का कलर टारी ब्लैक हो तो यू कैन सस्पेक्ट कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मेरा मोशन जो है ब्लैक कलर का आ रहा है, तो शायद अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर एंड इफ रिक्वायर्ड यू हैव टू गो फॉर एंडोस्कोपी, बिकॉज ब्लैक स्टूल कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ पेप्टिक अल्सर विच इज ब्लीडिंग. So unless you do endoscopy, you can't diagnose. Next slide, please. Treatment for peptic ulcer: lifestyle changes, avoid smoking, avoid alcohol, avoid painkillers, avoid spicy chili foods, and avoid mental stress. Laptop में काम करते हैं 24 घंटा, तो you get mental stress and it can lead to hyperacidity. Next slide, please. Medical treatment, as I said earlier, for esophagitis, acid reflux, treatment is similar. You give pantoprazole, you give ribiprazole, you give famotidine, you give simotidine. And one other important thing which I would like to mention here is what is called as sucralfate suspension. ये जो सिरप आता है, ये सस्पेंशन बोलेगा तो सिरप आता है, ये सुक्राल्फेट जो है अल्सर में कोटिंग करती है. जो स्टोमक में अल्सर होता है या फूड पाइप में होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर होता है, ये जो दवाई है उसको कोट करती है, और कोटिंग होने से अल्सर जो है जल्दी सूख जाती है. इट इज लाइक आप जो चमड़े पे मरहम पट्टी करते हो वैसे पट्टी होती है सुक्राल्फेट. सो व्हेन समबडी हैज पेप्टिक अल्सर इन द स्टोमक और इन द डियोडेनम, ये हम लोग हमेशा ये दवा देते हैं विच वी कंटिन्यू फॉर 4 to 6 weeks. So recommended treatment again for ulcer is 8 to 12 weeks, not 5 days, 10 days treatment. So please take proper treatment so that your ulcer would heal. And ulcer healing के लिए कभी कभी हम लोग किसी में एंडोस्कोपी 12 वीक्स या 16 वीक्स के बाद रिपीट करते हैं. फॉर एसिड रिफ्लक्स एंडोस्कोपी रिपीटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट फॉर पेप्टिक अल्सर इट इज रिकमेंडेड कि अल्सर सूखा है या नहीं देखने के लिए एंडोस्कोपी करते हैं. क्यों? कभी कभी स्टोमक की जो अल्सर होती है, दिस कुड बी इवन कैंसरस अल्सर. सो हाउ डू यू डायग्नोज दैट? सो एंडोस्कोपी करते हैं हम लोग, 4 हफ्ता दवा देते हैं, 8 हफ्ता दवा देते हैं, फिर एंडोस्कोपी रिपीट करते हैं, 12 हफ्ते में रिपीट करते हैं. और अगर उसमें मालूम पड़ता है कि अल्सर हील नहीं हुआ है, अल्सर सूखा नहीं है, जैसा का वैसे अल्सर अभी भी दिख रहा है आफ्टर 12 वीक्स, देन यू सस्पेक्ट कि दिस कुड बी probably a cancerous ulcer, because sometimes cancers can present not only like a growth, like a cauliflower like growth, ulcers can present like a, cancers can present like a ulcer. So
सपोज देयर इज नो हीलिंग आफ्टर 12 वीक्स ऑफ थेरेपी, आपने एंडोस्कोपी 12 हफ्ते में किया, अल्सर हील नहीं हुआ है, तो वी ऑलवेज टेक बायोप्सीज एंड सेंड इट टू द लेबोरेटरी फॉर डायग्नोसिस टू रूल आउट कैंसर. Exactly, I will come to that. Yeah. Some people ulcers don't heal, and अगर एंडोस्कोपी करते हैं, बायोप्सी करते हैं, उसमें एच पाइलोरी का जो बैक्टीरिया का टेस्ट अगर पॉजिटिव आएगा, हम लोग एंडोस्कोपी करने के टाइम छोटे टुकड़े लेते हैं और उसमें वो बैक्टीरिया का स्टडी होता है, और अगर बैक्टीरिया का स्टडी पॉजिटिव आएगा तो along with the routine treatment of famotidine, ranitidine, sucralfate and whatever else, we like to give antibiotics. It will be surprising for you कि अल्सर में एंटीबायोटिक देते हैं. Yes, क्योंकि अल्सर in some people can be related to that bacteria called H. pylori, और बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक की 10 डेज की कोर्स होती है. लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपने अल्सर डायग्नोस किया तो तुरंत एंटीबायोटिक नहीं चालू करनी है. इवन इफ बैक्टीरिया इज पॉजिटिव, गिव सम टाइम फॉर द अल्सर टू हील विथ रूटीन ट्रीटमेंट लाइक पेंटोप्राजोल, रबिप्राजोल. क्योंकि अल्सर एक्टिव होगा, उसमें आप एंटीबायोटिक भी देंगे तो और भी उनका प्रॉब्लम जो है ज़्यादा हो सकता है. सो डोंट बी इन अ हरी. पहले आप अल्सर का थोड़ा इलाज करिए, एक 15 दिन जाने दीजिए, आपका एसिडिटी कम है, पेट का दर्द कम है, उसके बाद देन आई रिकमेंड ओके आपका बैक्टीरिया का टेस्ट पॉजिटिव है तो नाउ वी स्टार्ट एंटीबायोटिक एट दैट टाइम अलॉन्ग विद द अदर मेडिसिन. एंड एंटीबायोटिक जो कोर्स होती है फॉर दैट बैक्टीरिया, देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज जिसमें रिसर्च किया है, उनमें बताया है कि सम पीपल लाइक 7 days ऑफ एंटीबायोटिक्स, some people give 14 days of antibiotics, some people give 10 days of antibiotic, but majority of the patients I would say 10 days of antibiotic would be good enough to heal the ulcer and to remove the bacteria. 14 days of antibiotics may not suit you because antibiotics से किसी किसी को लूज मोशन होती है, किसी को एलर्जी होती है, किसी को जबान कड़वा हो जाता है, किसी किसी को एंटीबायोटिक से पेट में दर्द होता है. So when I give antibiotics for H. pylori, normally I would not give 7 days or 14 days, I would give something in between, that is 10 days. So this is with years of experience I have done this. Some people still use 14 days, some people use 7 days. So that is about H. pylori. Endoscopy, when we do endoscopy, you take a biopsy, और biopsy का study होता है. The other option is अगर आप endoscopy नहीं करना चाहेंगे तो this bacteria can be studied on stool examination. स्टूल टेस्ट में स्पेशली बोलना पड़ता है टू द लेबोरेटरी टू स्टडी फॉर एच पाइलोरी एंटीजन. तो व्हेन आई राइट स्टूल टेस्ट, आई राइट स्टूल रूटीन, एंड सेकेंड टेस्ट इज फॉर दिस बैक्टीरिया स्टूल फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंटीजन, उसका स्टडी होता है. तो स्टूल टेस्ट में भी बैक्टीरिया अगर पॉजिटिव आएगी और पेशेंट को एसिडिटी के सिम्टम हो, ब्लोटिंग हो, तो हम लोग बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट चालू करते हैं. ये मैंने अभी बताया आपको. इफ अल्सर इज नॉट डील देन डू बायोप्सी एंड रूल आउट कैंसर इन द स्टोमक और डियोडेनम. नेक्स्ट स्लाइड. या दिस आई जस्ट मेंशन एंटीबायोटिक्स विद पीपीए फॉर 10 days. नेक्स्ट स्लाइड. कभी कभी जैसे मैंने बताया, कभी अल्सर जो है ब्लीड होती है, तो ब्लीडिंग अल्सर के लिए वी डू एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट, लोकल इंजेक्शन ऑफ एड्रेनालिन और कोएगुलेशन करंट और मैकेनिकल क्लिप्स. एंडोस्कोपी करते हैं हम लोग. एंडोस्कोपी के अंदर एक चैनल होती है, और चैनल से हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं, उसमें नीडल होता है, और वो नीडल जाके स्टोमक के अंदर हम लोग वहाँ पे लोकल इंजेक्शन करते हैं. और एड्रेनालिन करके दवाई आती है जो नसों को दबा देती है और ब्लीडिंग को रोकती है. उसके अलावा आजकल नया टेक्नोलॉजी है कि एंडोस्कोपी के अंदर से दे पुट सम इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें से करंट अप्लाई करते हैं, वो करंट से वो ब्लीडिंग रुक जाती है. एंड देयर इज वन मोर टेक्नोलॉजी जहाँ पे दे पुट इंस्ट्रूमेंट थ्रू द एंडोस्कोप, एंडोस्कोप अंदर देके अल्सर देखते हैं, और वहाँ पे मैकेनिकल क्लिप होती है, क्लिप से वो नस को दबा देते तो ब्लीडिंग रुक जाती है. सो दीज आर वेरियस मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट. आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, इट्स अ वेरी हाई फाई फील्ड, बट दे कैन डू दिस एंड सेव द पेशेंट्स लाइफ. हर पेशेंट को सर्जरी की जरूरत नहीं है. व्हेन यू आर ब्लीडिंग, मेनी टाइम द ब्लीडिंग कैन बी कंट्रोल्ड विद एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट. Very rarely out of 100 patients, 10 patients or 5 patients may require surgery. अगर एंडोस्कोपी से ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं आता है, पेशेंट इज प्रोफ्यूसली ब्लीडिंग, देन यू सेंड हिम फॉर सर्जरी. सो सर्जरी करके और नसों में से ब्लीडिंग होती है, उसको उन लोग बांध देते हैं ताकि ब्लीडिंग नहीं होवे. अगर
स्टोमक की आउटलेट मैंने बताया, स्टोमक आउटलेट में कभी कभी रुकावट होती है, उसमें उल्टी होती है, जो फूड पाइप से स्टोमक से खाना नीचे नहीं जाता है, तो ऐसे पेशेंट में देयर समथिंग कॉल्ड बलून डायलेटेशन, जैसे हार्ट का एंजियोप्लास्टी होता है ना, बलून डाल के आप नस को ओपन करते हैं, सिमिलरली स्टोमक की जो फूड पैसेज है उसमें अगर रुकावट होती है तो हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी के अंदर से बलून होता है, बलून जो अंदर जब भी जाने के टाइम बंद रहता है और अंदर नीचे स्टोमक में आने के बाद हम लोग उसको ओपन करते हैं और वहाँ पे रख के उसको ओपन करके फिर बलून को डिफ्लेट करके निकाल देते हैं। तो जो रास्ता आप बलून से ओपन करते हो, बलून अंदर नहीं छोड़ते हो, बलून वापस आ जाती है लेकिन रास्ता खुल जाता है, सो दैट आपकी जो स्टोमक से खाना पीना नीचे उतर जाए और वॉमिटिंग बंद हो गई। दैट इज सक्सेसफुल इन 50% ऑफ पेशेंट्स और 60%। इन द रिमेनिंग 40% और 30% अगर बलून डायलेटेशन से आपकी स्टोमक की लाइनिंग, आपकी स्टोमक की जो ओपनिंग पूरी तरह से खुलती नहीं है, तो रेयरली वी नीड टू गो फॉर सर्जरी टू रिलीव दैट ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट स्लाइड। That's what I said. Rarely required for bleeding ulcers and for gastric outlet obstruction, surgical treatment. Next slide. Okay. Can I have a glass of water? Pani. Yeah. नहीं, singing is secondary, lecture is important. तो you want to finish the discussion on this or we go to the topic and then किसी को सवाल पूछना तो पूछ ले सकते हो ना अभी एसिडिटी के बारे में, अभी कर ले, फिर फैटी लिवर का बाद में करते। Can we have discussion on acidity now and then go to fatty liver? अलग है। अगर कोई सवाल होगा तो उनको भी एक माइक दीजिए। Yeah, there are a lot of questions. One by one we'll take it. हेलो, अभी डॉक्टर साहब आपने बताया कि जो आदमी है ना फैट होती जाता है, जैसे भूख उसको ज्यादा लगती रहती है, जिसके में फैटी लिवर में है ना, जैसे आपने बताया ना कि उसको भूख बहुत लगती रहती है, तो ऐसा क्यों होता है ये चीज का? भूख क्यों लगती है? मतलब एक तो उसको पहले आप बोलते हैं डॉक्टर की किसमें फैटी लिवर की बात कर रहे हैं कि एसिडिटी के बारे में? एसिडिटी की जब आपने बताया था ना, ओवर ईटिंग होती है, भूख ज्यादा लगती है। हाँ, ओवर ईटिंग क्यों होती है कि जब भी पेट में अल्सर बनती है ना, ड्यूडेनम में अल्सर बनती है तो एसिड जो है ना वो अल्सर को छेड़ती है। एसिड तो बनती है स्टोमक में, अब भूखा पेट हो समझो और स्टोमक में अल्सर है, तो एसिड जो है अल्सर को जाके छेड़ती है, अल्सर को इरिटेट करती है, तो आदमी को भूख ज्यादा लगता है। यू गॉट द पॉइंट? समझो यहाँ पे जख्म है, उसमें आपने कुछ डाल दिया तो अंदर जो जलन होती है तो आप उसको पट्टी लगा के उसको ये करते, सूदिंग करते हो। जब स्टोमक में अल्सर होता है तो जो एसिड है ना वो अल्सर को जाके इरिटेट करती है, छेड़ती है उसको, उसकी वजह से भूख ज्यादा लगती है। जैसा एम्प्टी स्टमक, आपने एम्प्टी स्टमक रहा तो आपको भूख लगती है ना, क्योंकि क्यों भूख लगती है? क्योंकि एम्प्टी स्टमक में एसिड बनती रहती है और एसिड आपके स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट करती है, तो भूख लगती है, मुझे कुछ खा लूं। दो क्वेश्चन थे मेरे, दो प्रश्न है। भूख लगती है तो अच्छा है, बट डोंट ओवर ईट, आप उसको लिमिट में खाइए। हाँ, आप ओवर ईटिंग करेंगे तो वेट बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दो प्रश्न थे मेरे या दो प्रश्न थे आपसे। प्रश्न करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। सबके समझ में आ जाए, लेमैन को भी आ जाए, ऐसा वाला ज्ञान दिया है। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। मैं फर्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर के केस में आपने बताया था कि स्टूल ब्लैक हो जाता है। यस। तो अगर स्टूल ब्लैक हो जाता है तो आपको एंडोस्कोपी करके लोकेट करना पड़ता है कि क्या है। एग्जैक्टली, बराबर। तो अगर स्टूल ब्लैक हो गया है तो बिना एंडोस्कोपी करेंगे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं? नहीं, दैट्स नॉट राइट, बिकॉज व्हेन यू हैव ब्लैक स्टूल, वन ब्लैक स्टूल इज ओके। समझो आपने आयरन की दवा खाई ना, आयरन की दवा से भी स्टूल ब्लैक होता है,
बट अगर आपको पेट में जलन है, पेट में दर्द है, एंड वन फाइन डे आपने पेन किलर लिया है समझो, एंड अगर नेक्स्ट डे या दूसरे दिन आपको मोशन अगर ब्लैक होती है, और एक बार नहीं, अगर ब्लीडिंग होती है इंटरनल ब्लीडिंग, तो स्टूल ब्लैक होता है. क्यों ब्लैक होता है आई विल टेल यू, तो आपको समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ. जब ये अल्सर से ब्लीडिंग होती है, स्टोमक में अल्सर है, तो बाय द टाइम वो ब्लड नीचे बाहर आने तक केमिकल जो होती है इंटेस्टाइन में, वो रेड कलर को ब्लैक बना देती है. इसलिए जब ये ब्लीडिंग होती है इंटरनल स्टोमक से, तो बाय द टाइम इट कम्स आउट एज ब्लैक. अगर ऊपर से आएगी तो लाल ही आएगी, लेकिन नीचे से जब ये निकलती है तो उसका केमिकल चेंजेस होके ब्लैक आती है. एंड व्हेन यू हैव इंटरनल ब्लीडिंग, आपको एक ब्लैक स्टूल नहीं होगी, आपको 3 बार 4 बार ब्लैक स्टूल होगी, आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, आपको चक्कर आएगी. क्यों? बिकॉज ये लूजिंग ब्लड. सो देन यू शुड रश टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली. देन उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाई तो बाद में, पहले डायग्नोस करना पड़ता है कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है. उसके लिए एंडोस्कोपी ऊपर से करते हैं, बिकॉज 90% में अल्सर की प्रॉब्लम और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ऊपर के पेट से संबंधित होती है, तो उसमें ऊपर के जो एंडोस्कोपी में डायग्नोस होती है. 10% में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, जेजुनम बोलते हैं, आइलियम बोलते हैं, वो बहुत लंबी चौड़ी होती है. उसमें अगर अल्सर होगा, उसमें से भी ब्लीडिंग होती है, तो ऊपर की एंडोस्कोपी में पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि ऊपर की एंडोस्कोपी का लिए डियोडेनम तक जाती है. उसके आगे जेजुनम और आइलियम से अगर ब्लीडिंग होता है, तो उसके लिए एंट्रोस्कोपी करके एक चीज होती है, वो करना पड़ता है. हाँ, सेकंड क्वेश्चन इज, जो वॉल होता है जिससे एसिडिटी ऊपर आ या जाती है, वो गड़बड़ हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट कोई ऐसा है जो बताया जा सकता है? मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने बताया पूरा. Like, या मैंने बताया, यू गिव फैमोट्रिडिन, यू गिव रैनिट्रिडिन, यू गिव पेंटोप्राजोल, यू गिव एसोमेप्राजोल. पार्डन? नहीं, चेस्ट हेवीनेस और पसीना अगर होगी तो सबसे पहले हम लोग कार्डियक प्रॉब्लम सोचते हैं, क्योंकि एसिड रिफ्लक्स में यूजुअली पसीना नहीं छूटता है. दे गेट चेस्ट पेन मोर देन पसीना. अगर पसीना भी आया और चेस्ट पेन भी हो गया, तो फर्स्ट थिंग वी थिंक इज कार्डियक प्रॉब्लम. मेरे हिसाब से एक मिनट, ये जो क्वेश्चन पूछा है आज के सेमिनार का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. या बराबर है. ये जो कई बार ऐसी घटनाएं हुई है कि चेस्ट पेन को, एसिडिटी को हमने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम समझा है. फैमिली मेंबर्स ने, फैमिली फिजिशियंस ने और नॉन कार्डियक डॉक्टर्स, यानी जो कार्डियोलॉजी के नहीं है फिजिशियन, और फिर हमने रेनिटिडिन, जेल्यूसिल ये सब ले ली, और मालूम पड़ा ये तो हार्ट अटैक था, और उसके बाद पेशेंट आईसीयू में. या तो ये जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और सर ने जो जवाब दिया कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि आपको पेन कहाँ हो रहा है, एसिडिटी हो रही है क्या, पसीना नहीं आना चाहिए आपको, दम नहीं लगना चाहिए, रेडिएटिंग पेन आर्म्स में नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा कुछ भी है तो ईसीजी कराना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू थिंक कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और गोली लेके मैं घर बैठ जाऊँ. तो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन था. इनफैक्ट व्हेन समबडी कम्स टू मी विद चेस्ट पेन, मुझे मालूम है कि उनको एसिडिटी की वजह से हो रहा है, फिर भी मैं उनको बोलता हूँ एज ए प्रिकॉशन आप ईसीजी कर लीजिए, बट यू नेवर नो, समटाइम्स द चेस्ट पेन कुड बी बिकॉज ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम ऑल्सो. नहीं, क्या बोले पहले आपने, क्या बोला? देर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन, बट मैंने मेंशन किया था स्लाइड में कि सम ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव जो हम लोग एक ज़माने में लेते थे, निफिडिपिन वगैरह लेते थे, आजकल निफिडिपिन इतनी यूज़ नहीं होती है. आजकल टेल्मिसर्टन, ऐसे बहुत से नया नया दवाई है, लेकिन जो जूने ज़माने की जो दवाई है निफिडिपिन वगैरह जो वेरापामिल करके आती थी, वो दवाई से वाल ओपन हो सकता है, और वाल ओपन होने से डकर आ सकती है. तो यू हैव टू चेक आप कौन सी दवा ले रहे हो, और वो दवा की वजह से तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना. तो यू कैन डिस्कस दैट विथ योर कार्डियोलॉजिस्ट एंड एग्जैक्टली आस्क हिम. एक्चुअली हिंग हजमोला से प्रॉब्लम शायद सॉल्व तो होती नहीं होगी, बढ़ती भी नहीं होगी. यू कैन ट्राई इट फॉर वॉट एवर इट इज वर्थ. सम पीपल टेल मी कि मैं अजवाइन खाता हूँ,
जीरा खाता हूँ तो दे फील बेटर, ऐसे ओके, अगर आपको फील बेटर है तो आप यूज कर सकते हो, बट दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट. द ट्रीटमेंट इज टू टेक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट. ये तो टेम्पररी आपको 5 मिनट के लिए राहत होएगी, दैट्स ऑल. इट्स लाइक टेकिंग इनो. या कोई लोग नींबू पानी पीते हैं, एसिडिटी में नींबू पानी पियेंगे तो और प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. सो आई वुड से अवॉइड. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इन द डाइट इज अवॉइड सवर फूड्स. एसिडिटी में, एसिड रिफ्लक्स में हम लोग बोलते हैं कि जो खट्टा हो जो होता है ना, जो इमली, नींबू, अवॉइड सवर फूड्स बिकॉज एसिड प्रोडक्शन जो है सवर फूड से ज़्यादा होती है. तो शायद हाजमोला वगैरह में अगर आपका थोड़ा सा खट्टापन होगा तो उससे प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है. सो बेस्ट इज टू अवॉइड सच थिंग्स. टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट. एसिडिटी अगर होगी, इंटरमीडिएट सिम्टम होगी तो आप एसिडिटी की जो सिरप आती है, जैसे कि अल्जल आती है, रिफ्लक्स फोर्ट आती है, जेलुसिल आती है, वो आप ले सकते हो. इनो आई वुड नॉट से इज अ वेरी गुड मेडिसिन. इनो जो टीवी में दिखाती है, लोग इनो पीते हैं, बट इनो से एक्चुअली वो एसिड और गैस ऊपर आती है तो प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा हो सकती है. मे बी 5 मिनट्स के लिए विल फील बेटर, बट एक्चुअली इन द लॉन्ग टर्म इट्स नॉट गुड. कौन सा अटैक? हार्ट अटैक? एसिडिटी से हार्ट अटैक नहीं होता है. एसिडिटी अलग चीज, हार्ट अटैक अलग चीज. दूसरा स्टोमक पेन एंड तीसरा है एसिडिटी से क्या जॉइंट पेन्स भी होता है क्या? नो, एसिडिटी का जॉइंट पेन का कोई संबंध नहीं है. सर एक बात है, ये पढ़ के बताया तो बाजू वाली ने बोला सोसाइटी की कि अपने घर वाली ने बोला? नहीं नहीं नहीं, स्वेटिंग इज नॉट रिलेटेड टू दैट. व्हाट इज गैस्ट्रिक प्रॉब्लम? व्हाट डू यू मीन बाय गैस्ट्रिक प्रॉब्लम? अलग प्रॉब्लम है. आई सेड ब्लोटिंग. ब्लोटिंग इज गैस. व्हाट यू से, मैंने बताया, एक स्लाइड भी बताया कि ब्लोटिंग होती है. सम पीपल व्हेन दे हैव एसिड इन द स्टमक, नो, दे गेट ब्लोटिंग. उसको गैस बोलते हैं. और एसिड में हार्ट बर्न होता है. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. एसिड जब भी ज़्यादा बनती है ना तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में इन्फ्लेमेशन होती है. और इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में इन्फ्लेमेशन होती है ना तो स्टमक ब्लोट्स. जैसे अभी हाथ में मार लगा समझो तो लाल हो जाता है, स्वेलिंग भी आता है ना. सिमिलरली जब भी स्टमक में, जब भी अंदर की लाइनिंग में एसिड की वजह से जब भी वो लाइनिंग में नुकसान होती है, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं जिसको, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो स्टमक टेंड्स टू ब्लोट. एंड वो बैक्टीरिया जो मैंने बताया ना, वो बैक्टीरिया का और एक फीचर है कि एसिड भी बनाती है वो ज़्यादा, और वो बैक्टीरिया से ब्लोटिंग भी होती है. सो काफ़ी लोगों में डकार जो होती है ना, बार बार तो 1 साल से डकार चालू है, 2 साल से, उनमें जो डकार की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम कुड बी रिलेटेड टू दैट बैक्टीरिया. ट्रीटमेंट फॉर एसिडिटी एंड गैस देना पड़ता है. एंड गैस के लिए और एक दवा हम लोग देते हैं जो मैंने मेंशन नहीं किया था यहाँ पे, जैसा आपने पूछा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ. देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोकाइनेटिक्स. Prokinetics is a group of drugs which improve the motility of your stomach and the food pipe and the intestine. तो मोटिलिटी अच्छी होती है तो एसिड नीचे उतर जाता है, खाना पीना नीचे उतर जाता है, तो ब्लोटिंग नहीं होती है, डकार नहीं आती है. सो इन मेनी पेशेंट्स व्हेन दे हैव सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी, देयर इज ए ओवरलैपिंग सिम्टम ऑफ ब्लोटिंग, जो आप बोलते हैं पेट फूलता है ना, ब्लोटिंग, डकार, दैट्स एन ओवरलैप सिम्टम. तो ऐसे पेशेंट में हम लोग एसिडिटी की दवा भी देते हैं और साथ में वो प्रोकाइनेटिक्स देते हैं, जो आपने कॉमनली आपने सुना होगा, डॉमस्टॉल, गैस्ट्रैक्टिव, जो जिसमें होती है दवाई डॉमपेरिडॉन. डॉमपेरिडॉन जो है मोटिलिटी बढ़ाती है इंटेस्टाइन की, तो गैस नीचे से निकल जाती है, तो ब्लोटिंग कम होती है, डकार कम होती है. प्रोबायोटिक्स आर गुड फॉर हेल्थ, लेकिन जो दुकान में मिलती है ये याकुल्ट मत लीजिए, उसमें आप पैसा वेस्ट कर रहे हो. द सिंपल प्रोबायोटिक घर में बना सकते हो, दही बना के खाइए, नथिंग लाइक दैट. So please avoid repeat question. Yeah. Keep the question very short. We have to have one more lecture. Keep very short. Let's take 3 questions. Last 3. No, just वोमिटिंग के अलावा सब सिम्टम्स है जो आपने बताए. खाना खाने के 1 घंटे बाद जो पानी पीती हूँ ना, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और पानी कम से कम 1 लीटर एक बार में पीना पड़ता है. 1 लीटर पानी पिएंगे तो आपका पेट फुल जाएगा. डोंट हैव. सब सिम्टम्स जो आपने बताए
तो 1 लीटर पानी एक साथ मत पीजिए, उसको आप बांट के पीजिए तो पेट फूलेगा नहीं, सिंपल। सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता थोड़ा सा पानी पीने से। तो मुंह में बर्फ रख के चूसते रहिए तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। दैट्स अ सिंपल सॉल्यूशन रादर देन ड्रिंकिंग 1 लीटर वाटर। पानी पीने के बाद प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कौन सी प्रॉब्लम? जो एसिडिटी है, ऊपर आना, खाना ऊपर आना। नेचुरली आप स्टोमक आपकी ब्लोट हो जाएगी, आप 1 लीटर पानी पियेंगे पेट फूलेगी तो ऊपर आएगा ना एसिड। तो इतना इसलिए मैं बोला कि डोंट ड्रिंक 1 लीटर एट ए टाइम, आप उसको बांट के पीजिए, एवरी 10 मिनट्स थोड़ा थोड़ा पीजिए। नेक्स्ट। Please keep your questions simple. नहीं, देयर इज नथिंग लाइक राइट अमाउंट ऑफ एसिड और लेस अमाउंट ऑफ एसिड। नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकली बॉडी में जो बनती है दैट इज नॉर्मल, किसी में ज्यादा बनती है तो प्रॉब्लम होती है, और ज्यादा बनने का कारण होता है ये सब जो मैंने बताया 2 घंटे में। नहीं, आई वुड नॉट से कि एक स्पेशल फूड विल रिड्यूस एसिड, आई वुड से सम फूड्स व्हिच कैन वर्सन द एसिड। आई वुड नॉट रिकमेंड कि ये खाने से आपका एसिड कम हो जाएगा, नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट आई कैन टेल यू व्हाट यू कैन अवॉइड टू रिड्यूस एसिडिटी, एंड आई ऑलरेडी सेड दैट अवॉइड ऑयली फूड्स, अवॉइड स्पाइसी फूड्स, अवॉइड सोडास, अवॉइड आइसक्रीम्स व्हिच कैन वर्सन योर एसिड सिक्रेशन, अवॉइड चॉकलेट्स। तो ये सब मैंने ऑलरेडी बताया है, सो जस्ट स्टिक टू दैट, बट नथिंग स्पेशल, एंड अवॉइड सवर फूड्स। मैंने और भी एक चीज बताया, खट्टे चीज जो है ना, इमली, नींबू थोड़ा कम खाइए, अवॉइड फर्मेंटेड फूड्स टू सम। नहीं, चाय पीने से एसिडिटी होती है वो सही है, बट इफ इट्स अ वेरी स्ट्रांग चाय देन एसिडिटी होती है। अगर आप माइल्ड टी पियेंगे तो एसिड इतनी नहीं बनेगी। एम्प्टी स्टमक में भी एसिड चाय पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड इट्स नॉट ए वेरी स्ट्रांग। कोई लोग क्या करते हैं, चाय की पत्ती बहुत डालते हैं, मेक इट वेरी स्ट्रांग, देन यू गेट प्रॉब्लम। दही इज द बेस्ट प्रोबायोटिक। No, only dahi. No other milk products is a good probiotic. Only dahi. नहीं, ठंडा दूध पी सकते हैं एसिडिटी में, नहीं, ठंडा दूध पी सकते हैं एसिडिटी में, दैट अगेन इज ए टेम्पररी रिलीफ, बट लोग एसिडिटी में बार बार दूध पीते हैं एंड देन दे कम टू मी ऐसे कि सब पेट फूलता है, क्यों? बिकॉज ऑफ मिल्क। हाँ, थोड़ा पी सकते हो बट इन ए लिमिट। लास्ट क्वेश्चन। नहीं, गलत बात है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इज द टाइम टेस्टेड मेथोलॉजी, और ये मैं मेरा खुद का नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का जो टीचिंग है किताबों में दिया वो मैं बोल रहा हूँ। बाकी योगा इंस्ट्रक्टर वगैरह जो भी आपको बोलते रहेंगे डाइटिशियन, दैट्स नॉट राइट, डोंट लिसन टू देम। लास्ट क्वेश्चन। One question, एक GERD पेशेंट को अगर to ट्रीटमेंट करना हो तो आप कौन सा पेन किलर सजेस्ट कर रहे हैं? पेन किलर फॉर GERD? क्योंकि जैसे मतलब अगर GERD हो तो पेन किलर कौन सा लेना है, ऐसा पूछ रहे हैं। अगर उसको मतलब पेन किलर लेना पड़े तो कौन सा लेना है? एग्जैक्टली, आई गॉट इट। अवॉइड पेन किलर्स विच आर वेरी स्ट्रांग। आई वुड से अगर पेन है तो सबसे सिंपल जो है पैरासीटामोल। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, GERD की प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, सो अवॉइड ऑल पेन किलर्स एक्सेप्ट पैरासीटामोल। और भी एक चीज आती है, उसको बोलते हैं ट्रेमेडोल। ट्रेमेडोल इज ऑल्सो ए पेन रिलीवर, आई वुड नॉट से इट्स ए पेन किलर। पैरासीटामोल एंड ट्रेमेडोल। ट्रेमेडोल एक्ट्स ऑन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो यहाँ पे पेन का जो रिसेप्टर होता है ब्रेन में, अपनी जो बॉडी की पेन की जो कंट्रोल सेंटर ब्रेन में होता है, तो ट्रेमेडोल जो दवा है आपकी पेन सेंटर में काम करके आपकी पेन की फीलिंग को कम करेगी। सो पैरासीटामोल एंड ट्रेमेडोल आर सेफ, दे डोंट कॉज एसिडिटी, दे डोंट कॉज अल्सर, बट वो भी आप एम्प्टी स्टमक मत लीजिए, टेक इट आफ्टर समथिंग, ईटिंग समथिंग। So with this, we end the questions from the audience. No, sorry, we have to go on to the next session, please. ओके, लास्ट क्वेश्चन, चलो। What do you do that? I see a lot of people in the garden. They
I don't think that will affect your stomach so much. You can do that, but don't do it forcefully. But anything you do forcefully, ultimately pressure आपके abdomen में आएगा. So you can do it gently. चलो अभी एक last question. चलो पूछो. वार्म वाटर का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, गुड इफेक्ट भी नहीं है. आप पीना तो पी सकते हो, नो प्रॉब्लम. सिंगिंग, वार्म वाटर से सिंगिंग अच्छी होती है मेरी गले के लिए. फ्रेंड्स, अभी जो टॉपिक हमने कवर किया है, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. बिफोर दैट मैं इसको समराइज करता हूं कि इन्होंने अपने को स्टमक में जो एसिड दिया है कुदरत ने, वो डाइजेशन के लिए दिया हुआ है. या कोई वजह से वो एसिड अपने सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, यानी इसोफेगस में आ जाता है. जन्म से अपने को हर्निया है, वाल वीक है, या और कोई कारण से. दूसरा है कि हम आजकल की जो लाइफस्टाइल है उससे उस एसिड को ज्यादा बना रहे हैं. ओवर ईटिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, स्ट्रेस. तीसरा है खाना खाते अपन लेट रहे हैं. अब ये सारी बातें इन्होंने बहुत अच्छे से कवर की है. आई एम श्योर हम सबको थोड़ी थोड़ी ये प्रॉब्लम है ही. इस नॉलेज से हमें पहले देखना है कि ये चीजें अपना के हम इसको दूर कर सकते हैं क्या. नहीं कर सकते तो डॉक्टर की राय लेनी है. ट्रीटमेंट उनकी गाइडेंस से होना चाहिए, कोई भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर की राय से होना चाहिए, और फिर उससे अपन छुटकारा पा सकते हैं और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके उसे वापस होने से रोक सकते हैं. अब ये टॉपिक को हम यहाँ पे एंड करते हैं. वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक जो आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली एशियन कंट्री, पर्टिकुलरली इंडियंस के लिए. जैसे जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनके लिए तो ये चीजें है ही. नॉन अल्कोहलिक लोगों में भी ये बीमारियां बहुत हो रही है और उसे समझना बहुत जरूरी है. ओके. अरे ठीक है, पूछना दो. मैं आजकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रैक्टिस बहुत कम करता हूँ. आई एम मोर इनटू सिंगिंग एंड माय अदर पैशंस इन लाइफ लाइक ट्रैवलिंग, स्विमिंग, जिमिंग. मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रैक्टिस बहुत कम करता हूँ आजकल. एनीवे, आई विल शेयर माय नंबर टू यू. एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था ना, तो मैं विजिटिंग कार्ड लाके सबको देता था. मैंने लाया नहीं आज विजिटिंग कार्ड. Because I come here not to promote my practice. I come here to just entertain you with my singing actually first, and secondly lecture. इन्होंने तो बोला सिंगिंग करना है ज्यादा, तो लेकिन मुझे तो अभी तक मौका नहीं मिला सिंगिंग का. तो कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ लेक्चर देख के निकल जाऊंगा. अभी टाइम नहीं है, लेट हो रहा है. एक अलग सा प्रोग्राम सिंगिंग का करेंगे, आपके इधर ही करेंगे विद लाइव ऑर्केस्ट्रा. सर अभी हमने बुधवार को सीनियर सिटीजन का गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में फर्स्ट टाइम सिंगिंग का प्रोग्राम रखा था. तो नेक्स्ट टाइम जरूर से आपको बुलाएंगे सर, और आपके 2-3 गाने सुनेंगे एक साथ में मिनिमम. थैंक यू. ओके, वी गो ऑन टू से समथिंग. ये टॉपिक को थोड़ा शॉर्ट कर ले, बस ठीक है. दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है. ओके, वी गो ऑन टू फैटी लिवर. वेरी कॉमन प्रॉब्लम आजकल काफी लोगों में हमने देखा है. यंग पीपल, ओल्ड पीपल, मिडिल एज पीपल, सब में फैटी लिवर इज वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. आई विल जस्ट गो थ्रू दैट इन शॉर्ट. नेक्स्ट स्लाइड. फैटी लिवर का मतलब क्या है? एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन इन द लिवर, वेरी कॉमनली सीन इन डे टू डे प्रैक्टिस. जैसे बॉडी में फैट होती है, उनमें लिवर में भी फैट जमा होता है. तो आप लोग सोचेंगे लिवर में फैट जमा होने से मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम आपको फिजिकली नहीं होगी, लेकिन बायोकेमिकल जो टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं या सोनोग्राफी करते हैं, उसमें मालूम पड़ता है कि फैटी लिवर की वजह से लिवर में कितना नुकसान हो रहा है. सिम्टोमेटिकली आपको कोई सिम्टम नहीं होगी. कोई रेयरली सम पीपल हैव पेन ऑन द राइट अपर एब्डोमेन, जहां पे लिवर होती है राइट साइड में. किसी किसी में पेन होती है, तो हम लोग सोनोग्राफी करते हैं तो मालूम पड़ता है कि फैटी लिवर है. सो फैटी लिवर बाई इटसेल्फ यूजुअली सिम्टम्स नहीं होती है. Very rarely some people get pain in the upper abdomen, but most people are asymptomatic. So don't feel कि मुझे फैटी लिवर है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम आज नहीं होगा, 10 साल के बाद होगा. नेक्स्ट स्लाइड. कॉमन कॉजेस अल्कोहल, आप सबको मालूम है
अल्कोहल इंटेक अगर ज़्यादा होती है तो फैटी लिवर होती है। सोशल ड्रिंकिंग वंस इन अ वाइल, कुछ पार्टीज में आप पीते हो अल्कोहल तो यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होता है, बट ऑन ए रेगुलर बेसिस आप अगर अल्कोहल लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम जरूर होती है, फैटी लिवर होती है। एंड फैटी लिवर के बाद क्या होती है? हेपेटाइटिस होती है जिसमें लिवर में नुकसान होता है। हेपेटाइटिस के बाद क्या होती है? सिरोसिस होती है जिसमें लिवर ऑलमोस्ट टोटली डैमेज हो जाता है। और सिरोसिस की वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती है? पैरों में सूजन आती है, पेट में पानी भर जाता है, आँख पीला हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, भूख नहीं लगती है, वेट लॉस होता है। सो दिस आर ऑल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फैटी लिवर। सो बी केयरफुल, अल्कोहल ओकेजनली, सोशल ड्रिंकिंग इज अलाउड बट नॉट ऑन ए डेली बेसिस। ओबेसिटी, आजकल बहुत हम लोग यंग पेशेंट्स वी सी, मोर देन ओल्ड पीपल वी सी यंग पेशेंट्स। जो रिच पीपल जो है, जो दे गो टू द मॉल्स, रोज वो खाते, बर्गर खाते, पिज्जा खाते, पता नहीं क्या क्या खाते, वो कोक पीते हैं, all of that lead to obesity. I have seen a lot of young patients who are overweight and obesity is a common cause of weight, fatty liver. जितना बॉडी में फैट होता है, लिवर में फैट जमा होने से प्रॉब्लम होती है। सो ट्राई टू रिमेन फिट, try to do some exercise and remain fit so that you don't land up with fatty liver. Hyperlipidemia, this is a medical word. हाइपरलिपिडीमिया बोलेगा तो जिसमें बॉडी में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होती है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होती है, उनकी वजह से भी लिवर में फैट जमा होता है। जैसा ब्लड में फैट होता है वही फैट लिवर में जमा होने से लिवर में डैमेज होती है। डायबिटीज, यस, वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इंडिया इज सपोज टू बी द ग्लोबल कैपिटल ऑफ डायबिटीज। द नंबर ऑफ डायबिटिक्स दैट वी हैव इन इंडिया पूरी दुनिया में नहीं है। एंड डायबिटिक्स इज नोन टू गिव राइज टू फैटी लिवर। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, जिनको 10 साल का डायबिटीज है, 5 साल का डायबिटीज है, 15 साल से डायबिटीज है, मेनी ऑफ देम हैव फैटी लिवर। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जैसे मैंने बताया सिम्टम यूजुअली नहीं होती है फैटी लिवर में। ओकेशनली सम पीपल गेट राइट साइडेड abdominal पेन। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ डू यू डायग्नोज फैटी लिवर? ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, व्हेन यू एग्जामिन द पेशेंट, लिवर में स्वेलिंग महसूस होती है। व्हेन वी एग्जामिन द लिवर, एनलार्ज लिवर होती है ऑन एग्जामिनेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड टेस्ट। व्हेन यू हैव फैटी लिवर, ब्लड टेस्ट में समझ में आती है या सोनोग्राफी में समझ में आती है। ब्लड टेस्ट में जो होती है लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, LFT बोलते हैं। उसमें दो चीज जो इंपॉर्टेंट है, SGOT, SGPT। अगर आपको लिवर की डैमेज होती है बिकॉज ऑफ फैटी लिवर, SGOT और SGPT जो नॉर्मली 40 के आसपास होता है, in fatty liver it goes up to 70, 80, 190, 200, 300, like that. So when you do blood test you can diagnose fatty liver and it should be more than 2 times upper limit of normal. 40 का 50 हो तो don't worry, it's not very important, but even then you have to be careful. But अगर 40 का 80 के ऊपर हो तो surely you are in trouble. Next slide. सोनोग्राफी एब्डोमेन से भी हम लोग फैटी लिवर डायग्नोस कर सकते हैं। व्हेन यू डू अ सोनोग्राफी, लिवर जो है ब्राइट दिखाई देता है, लिवर शाइन होती है। व्हेन यू डू अ सोनोग्राफी, लिवर चमकती है, दैट्स कॉल्ड ब्राइट लिवर। एंड ब्राइट लिवर इंडिकेट्स फैट इन द लिवर। वी डू ऑल्सो समथिंग कॉल्ड फाइब्रोस्कैन। आजकल काफी लोग में हम लोग फाइब्रोस्कैन करते हैं, विच इज ए वेरिएंट ऑफ सोनोग्राफी। इज समथिंग लाइक ए सोनोग्राफी, जिसमें एक प्रोब होती है, जिसमें लिवर की सिर्फ स्टडी होती है, उसमें बाकी पेट की स्टडी नहीं होती है। उसको बोलते हैं एलास्टोग्राफी या फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन इज इंपॉर्टेंट। सोनोग्राफी में आपका फैट दिखता है, बट सोनोग्राफी में फैट की वजह से डैमेज लिवर में कितना है वो नहीं महसूस होती है, नहीं मालूम पड़ता है। किया था आपने, या तो फाइब्रोस्कैन में यू कैन, तो फाइब्रोस्कैन इज ए सिंपल कंप्यूटराइज्ड मशीन जिसमें एक प्रोब होता है सोनोग्राफी जैसे, और उसको लिवर में घुमा के उसका लिवर का स्टडी होता है। तो लिवर में डैमेज कितना है उस हिसाब से उसमें मालूम पड़ती है, तो उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। इन कॉमन मैन लैंग्वेज इट इज कॉल्ड स्कारिंग। जैसे चमड़े पे जख्म हो गया, स्कार होती है, वैसे लिवर में जो डैमेज होती है, स्कारिंग होती है, उसको मेडिकल भाषा में फाइब्रोसिस बोलते हैं। और उसकी ग्रेडिंग होती है, फाइब्रोसिस 0, फाइब्रोसिस 1, फाइब्रोसिस 2, फाइब्रोसिस 3, फाइब्रोसिस 4। 0 अच्छी बात है, यानी आपकी लिवर में डैमेज नहीं है खास।
लेकिन अगर फाइब्रोसिस का आपका 5th स्टेज हो या 4th स्टेज हो, दैट मीन्स आपकी लिवर में काफी डैमेज हो चुकी है. दैट इज व्हाट फाइब्रोस कैन इंडिकेट्स. सो इट इज समथिंग विच इज सो गुड टू नो द डैमेज इन द लिवर विदाउट डूइंग ए लिवर बायोप्सी. एक जमाने में व्हेन आई वाज इन मेडिकल कॉलेज इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इन नायर हॉस्पिटल 1990s में, हम लोग लिवर की बायोप्सी करते थे. वी यूज्ड टू पुट ए नीडल इनटू द लिवर एंड टेक ए टिश्यू एंड सेंड इट टू द लेबोरेटरी फॉर डायग्नोसिंग फाइब्रोसिस. आजकल ये मशीन से बिना बायोप्सी किए हम लोग लिवर की डैमेज की ये सब कर सकते हो. सो दिस इज ए वेरी गुड टेक्निक फॉर नोइंग द एक्सटेंट ऑफ लिवर डैमेज. नेक्स्ट स्लाइड. जैसे मैंने बताया, फैटी लिवर, फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस एंड liver cirrhosis, and liver cirrhosis can lead to liver cancers. So this is how it progresses. तो अभी आप बोलेंगे मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है, फैटी लिवर है. अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, उसकी दवाई नहीं करेंगे, उसकी फॉलोअप नहीं करेंगे, तो 10 साल के बाद आपकी लिवर में पूरी डैमेज होके लिवर सिरोसिस हो सकता है, और लिवर सिरोसिस होके लिवर कैंसर भी हो सकता है. सो बी केयरफुल, डोंट इग्नोर फैटी लिवर, फॉलो अप वंस इन 3 months 4 months विथ योर डॉक्टर, एंड जो दवा देंगे उस हिसाब से दवा आपको लेनी है एंड फॉलो अप में रहना है. बिकॉज सोनर और लेटर इफ यू डोंट ट्रीट इट नाउ, आफ्टर 10 years और 15 years डाउन द लाइन आपको प्रॉब्लम होनी ही है. सो बी केयरफुल एंड टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट. नेक्स्ट स्लाइड. प्रिवेंशन, अगेन अवॉइड अल्कोहल इन एक्सेस. एज आई सेड अर्लियर, अल्कोहल से प्रॉब्लम होती है, अल्कोहल अवॉइड करनी चाहिए इन एक्सेस. अवॉइड फैटी फूड्स. आजकल के जमाने में मोस्ट पीपल आर वेरी रिच, दे कैन अफोर्ड रिच फूड्स. 5 स्टार में जाके बफे खाते हैं, उसमें सब तरह के खाने होते हैं, ऑयली स्पाइसी सब होता है. तो व्हेन यू ईट फैटी फूड्स ऑन ए रेगुलर बेसिस, यू आर गोइंग टू लैंड अप विद ओबेसिटी एंड फैटी लिवर एंड डायबिटीज. सो अवॉइड फैटी फूड्स. ट्रीट हाइपरलिपिडेमिया. अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम हो, सो प्लीज डोंट इग्नोर इट. आई हैव सीन पेशेंट्स 3 महीना दवा लिया, छोड़ दिया. क्यों? रिपोर्ट नॉर्मल आया था. रिपोर्ट नॉर्मल आएगा तो दवा नहीं छोड़नी है, दवा हम लोग चालू रखते हैं, अल्टरनेट डे करते हैं, फॉलोअप में फिर टेस्ट करते हैं. अगर उसमें भी नॉर्मल होगा तो शायद बंद करते हैं, फिर 3 महीने में वापस टेस्ट करते हैं, फिर बढ़ गया कोलेस्ट्रॉल तो फिर से दवा देनी पड़ती है. बिकॉज कोलेस्ट्रॉल एंड ये जो प्रॉब्लम है, इट इज नॉट रिलेटेड ओनली टू डाइट, इट इज ऑल्सो जेनेटिक. इट कम्स इन फैमिलीज. आपके पिताजी माताजी को अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी तो आपको भी हो सकती है. सो डोंट इग्नोर इट, ट्रीट इट प्रॉपरली, एंड अगर उसको आप ट्रीट करेंगे तो फैटी लिवर होने की संभावना कम होती है. सो प्लीज टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड lipids. Diabetes, very common cause of fatty liver. So get your diabetes controlled nicely. उससे आपकी liver भी सुरक्षित रहेगी. और diabetes not only affects your liver, diabetes affects every organ in your body. So please don't take diabetes lightly. Diabetes should be treated properly and strictly with doctor's supervision. Diabetes can affect your heart. It can lead to diabetic cardiomyopathy. It can affect your kidney, it can lead to diabetic nephropathy. It can affect your nerves, diabetic neuropathy. It can affect your liver, diabetic fatty liver. So diabetes is a very bad thing to have. Please treat it nicely so that you don't damage all your organs because of diabetes. Diabetes can lead to end organ damage बोलते हैं उसको मेडिकल भाषा में. यानी जो जो आपके बॉडी में ऑर्गन्स है, हर जगह डायबिटीज अपनी निशानी छोड़ जाती है. सो बी केयरफुल एंड ट्रीट डायबिटीज प्रॉपरली. नेक्स्ट स्लाइड. कमिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर. आजकल हम लोग एक दवा आती है उर्सो डीऑक्सिकोलिक एसिड, वो हम लोग यूज करते हैं. वी गिव इट फॉर अबाउट 3 months 6 months एंड मेनी ऑफ दम डू वेल ऑन ट्रीटमेंट. वी फॉलो दम अप विथ रिपीट ब्लड टेस्ट वंस इन ए मंथ और वंस इन 2 months. उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट करके देखते हैं कि जो लिवर फंक्शन जो अबनॉर्मैलिटी थी पहले वो अभी इंप्रूव हो गई कि नहीं करके. अदर ट्रीटमेंट वी गिव इज विटामिन ई विच इज यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर. आई वोंट गो टू द डिटेल्स ऑफ ऑल दिस. और एक दवा आती थी एस एडेनोसिन मेथिओनाइन विच इज ऑल्सो गुड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लिवर फैटी लिवर, बट नाउअडेज वी डोंट यूज इट मच. द मोस्ट इफेक्टिव मॉलिक्यूल नाउअडेज दैट वी यूज इज सारोग्लेट्राज़ोल. इट इज अवेलेबल एज बिलिप्सा इन द मार्केट. It is available as Lipoglyn in the market, but the molecule is saroglitazar. This is a wonderful molecule. It is very effective in treatment of fatty liver. We give it for 3 months, we give it for 6 months, we give it for 1 year. It not only controls the fatty liver, it also helps in controlling your blood sugars. जिनको डायबिटीज है उनमें फैटी लिवर भी है, तो अगर ये दवा हम लोग देते हैं
तो it also helps in reducing the sugars to some extent. It reduces your cholesterol level, it reduces your triglyceride level, it improves your fatty liver, it improves your biochemical test of fatty liver. So we give it for 3 months, 6 months, 1 year, and absolutely no side effects. It also helps in weight loss to some extent. When you give saroglitazar for treatment of diabetes and fatty liver, it has multiple roles and it's a wonderful molecule without any side effects. Next slide. आधा तो नीचे चला गया, दिखता ही नहीं. ओके, मेरे प्रोग्राम में हमेशा मैं डालता हूँ म्यूजिक रिलीव स्ट्रेस एंड मेक्स यू हैप्पी. वो नीचे दिखने रहा है यहाँ पे. सो व्हेन आई डू ए शो इन द ऑडिटोरियम, हमेशा मेरे प्रोग्राम में बीच में एक 10 मिनट का टॉक मैं रखता हूँ ऑन कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कॉमन मैन. तो उसमें हमेशा एक स्लाइड बनाता हूँ मैं कि म्यूजिक इज वन थिंग विच हेल्प्स यू मेंटली टू रिलैक्स, एंड व्हेन यू रिलैक्स मेंटली आधी बीमारी आपकी ठीक हो जाती है. सो म्यूजिक थेरेपी इज वन इम्पॉर्टेंट थेरेपी. कोई लोग योगा करते हैं, कोई लोग मेडिटेशन करते हैं, बट म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक, enjoying music also makes you healthy, wealthy and wise. Thank you so much for patient listening.